लिखने में सब बहुत पेंसिल बार बार लिखना पड़ता है ना, तो थोड़ी। अच्छा, यहाँ पे आप अच्छा शोर मचा लेते हो इसलिए बढ़िया लगता है यहाँ पे है? यस सर। अच्छा, ओके। मैं यूट्यूब में फिर ये आप सोच समझ के लिखोगे ना, या तो कुछ भी बोल देते हो बिना सोचे समझे तुरंत। वहाँ पे कम से कम सोचोगे, लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो सोच समझ के लिखोगे। टीचर को भी कम पावर लगेगी बताने में। सर वहां पर आपको फोन लेके पढ़ाना पड़ता हाथ में, मैसेज देखते रहते सर और पढ़ाते भी रहते। हाँ, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, वहाँ पे स्क्रीन लगी रहती है, उस पर भी कमेंट पढ़ सकते हैं। स्क्रीन ऑफ थी उस समय, फोन लेके देख रहा था आपके कमेंट। अदरवाइज सामने स्क्रीन लगी रहती है, उस पर देख सकते हैं आप कमेंट, तो क्या लिख रहे हैं। आपके पास केस में ये हुआ कि लेटेंसी थोड़ा ज़्यादा आ गई थी उसमें, तो कमेंट थोड़ा रुक के आ रहे थे। अदरवाइज अगर कमेंट टाइम पे आते तो फिर तो ज़्यादा इशू नहीं होता। पर सर काफी लिखना पड़ रहा था। अच्छा। एक मिनट यार, बेल क्यों बज रही है इसकी? तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेशनरी वेव। तो कल हमने जब लास्ट में क्लास खत्म की थी तो मैंने कहा था कि जो वेव है टकरा के वापस आ जाती है और उनकी जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाती है। तो हमें देखना है कि वो जो आपकी इक्वेशन बनती है वेव की वो क्या बनती है। तो उस देखो क्या होता है, जब मैंने कहा था वेव टकरा के वापस आती है, अगर फिक्स एंड आपका होता है टकरा के जो है वो उल्टा होके वापस आ जाती है ऐसे, और अगर आपका फ्री एंड होता है तो वो सेम फेज में वापस आ जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये जो वेव है, अब ये एक वेव पल्स की बात चल रही है, एक वेव पल्स है ये। यू कैन हैव मैनी वेव्स, उसको हम वेव ट्रेन बोलते हैं एक्चुअली। अगर आप ऐसे वेव भेजते रहो इसमें तो साइड टकरा के आप वापस आती रहेंगी यहाँ से फिक्स एंड से, जो भी आपका होगा। तो आते हुए वेव जो है, ये वाली वेव और ये वाली वेव आपस में सुपर इम्पोज कर जाएंगी। अगर आप बार बार वेव भेज रहे हो तो इनसे एक नई वेव बन जाएगी। दो वेव एक साथ सुपर इम्पोज करती हैं तो आपका जो एम्पलीट्यूड आता है वो दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा y1 प्लस y2 का। मान लो इसके कारण जो ये फर्स्ट वेव है और ये सेकंड वेव है, तो जो भी y1 आएगा, एक वेव के कारण किसी पॉइंट का y1 मान लो ये आ रहा है और दूसरी वेव के कारण कुछ और आ रहा है, ये आ रहा है, दोनों का सम लेना पड़ेगा। वो 0 भी आ सकता है या कुछ और वैल्यू भी आ सकती है। तो दोनों वेव के कारण जो नेट वैल्यू आएगी वो y इक्वल टू y1 प्लस y2 आएगी। ठीक है, तो एक इसका स्पेशल केस स्टेशनरी वेव होता है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, अगर देखो हम इक्वेशन लिखते हैं पहले। मान लो जो एक आपकी वेव जा रही है उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, या ओमेगा टी माइनस kx कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीच में माइनस साइन आएगा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। और जब ये टकरा के आई उसका हमने इक्वेशन मैंने कल लिखा था आपके सामने, a साइन kx प्लस ओमेगा टी अब प्लस फाई। सर यस सर ओमेगा टी माइनस के एक्स और के एक्स माइनस ओमेगा टी एक बात कैसे है? उसका मतलब ये है, आपका y आपने अगर ये ले लिया तो आपका जो शुरू का पॉइंट होगा जहाँ पे मान लो t इक्वल टू 0 होगा, आपने इक्वेशन लिखी y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और आपने एक लिखी ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो अगर मान लो मैं इसमें सपोज x को 0 मान लूँ, अगर मैं x को 0 लूँ तो शुरू वाला पॉइंट अगर मैं लूँगा x 0 पे, यहाँ पे आएगी वैल्यू a साइन माइनस ओमेगा टी आएगी और यहाँ पे आएगी a साइन प्लस ओमेगा टी। तो यानी एक वेव जो है ऐसे शुरू हो रही होगी शुरुआत में, एक का जो कर्व होगा वो हो सकता है ऐसे हो, दूसरी वाली वेव का जो है ऐसे हो, बस इतना फर्क होगा। जो उनका फेज होगा वो चेंज हो जाएगा, बस फेज में फर्क आ जाएगा दोनों में, अदरवाइज तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। तो हम तो यहाँ पे वेव इसकी बात कर रहे हैं जो पूरी वेव आ रही है। तो इस वेव में तो कई सारी वो हैं आपकी जो है, पॉजिटिव वाली ऊपर वाले भी हैं, क्रस्ट भी हैं, ट्रफ भी हैं, है ना। तो इन दोनों में बस फर्क ही आ सकता है कि ऐसा वेव हो सकता है कि एक वेव आपका ऐसा हो रहा हो स्टार्ट और एक वेव ऐसा स्टार्ट हो रहा हो, बस ये फर्क है दोनों में। ठीक है, यस सर। तो हमारे को यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हमारा जो है इक्वेशन ये बनी। अब मैं इन दोनों को जो है ऐड कर लेता हूँ, ये y1 है और ये y2 है। इस केस में ये वेव टकरा के वापस आ रही है, तो मैं इन दोनों को अगर ऐड करूँ तो y1 प्लस y2 मेरा जो आएगा
ए को कॉमन ले लेता हूँ, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड ये वाला पार्ट साइन 5 प्लस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। सर ये जो इक्वेशन है फिक्स सपोर्ट वाले के लिए है ना? हाँ, ये हमने फिक्स वाले के लिए ली है, ओके सर। फिक्स वाले के लिए, ठीक है। अगर हम फिक्स वाला नहीं लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पाई नहीं आएगा, ये वाला पाई नहीं आएगा तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, ये फर्क पड़ेगा। तो अभी हम जो ले रहे हैं वो पाई के साथ ले रहे हैं, यानी फेस चेंज ले रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो तो साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है? साइन ए cos b, नहीं क्या था पता नहीं सर, याद नहीं है, आप ही बता दें। a/2 कुछ था यार। कॉस ए प्लस बी बाई टू होता है और साइंस ए माइनस बी बाई टू होता है। कॉस में ए प्लस बी आ जाता है, ए प्लस बी मतलब कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी ए प्लस बी, यहाँ पे ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, ए प्लस बी बाय टू और साइन में ए माइनस बी बाय टू। इसके ऊपर वाली इक्वेशन आई थी y = y1 + y2 वाली, वो समझ नहीं आ रही, माइनस कैसे आ गया? माइनस क्यों आया? यस सर। ये वाला माइनस, ये तो इसलिए आया ना, पाई है ना यहाँ पे, जब आपकी वेव जो टकरा के वापस आई तो यहाँ पे फेस का चेंज हो गया ना इसका, जब वेव ऐसे गई थी वो टकरा के ऐसे आई, तो मैंने दो काम किए। मैंने एक तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव कर दी, तो वेलोसिटी नेगेटिव करूंगा तो यहाँ जो माइनस आ रहा था वो प्लस हो जाएगा, और दूसरा काम मैंने ये किया, क्रस्ट को टफ बना दिया। तो क्रस्ट को टफ बनाऊंगा तो पाई का फेस चेंज लेना पड़ेगा मुझे, प्लस पाई, तो मैंने प्लस पाई ले लिया, ठीक है। तो दो चेंज किए मैंने यहाँ पे, एक तो माइनस को प्लस किया और एक यहाँ प्लस पाई किया। अब जो आपका साइन पाई प्लस थीटा होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, तो साइन पाई प्लस थीटा मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन थीटा लिखा है, माइनस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी लिखा है। क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। ओके सर एक बार ये बता दीजिए सर, ये के एक्स माइनस ओमेगा टी और दूसरे वाले में के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस पाई कैसे आया सर? ये समझ में नहीं आया सर। हमने जो वेव की इक्वेशन देखी थी, हमने देखा है जब वेव इधर को ट्रेवल करती है तो बीच में क्या लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी में, और जब इधर को ट्रेवल करती है तो प्लस लेते हैं। जब हमारी वेलोसिटी नेगेटिव होती है तो बीच में हम प्लस लेते हैं साइन, और जब पॉजिटिव होती है तो माइनस लेते हैं, ठीक है। तो ये तो फर्क आएगा ही, यहाँ पे माइनस और प्लस का फर्क तो आने आना है। ये क्लियर है इतना? हाँ यस सर। और ये पाई कैसे? ओके, दूसरा जो आपका जो यहाँ पे टकरा के जा रहा है, ये जब टकरा रहा है यहाँ पे, तो ये टकरा के ट्रफ बन जा रहा है, जो क्रस्ट था वो टकरा के ट्रफ बन गया। तो क्रस्ट और ट्रफ में कितने का फेस चेंज होता है, फेस डिफरेंस होता है, मतलब सर पाई का? सर 2 पाई का नहीं सर, हाँ पाई का, पाई का होता है ना, तो यानी हमने पाई का फेस चेंज क्रिएट कर दिया टकराने के कारण। तो इस वे में जो है पाई का फेज एक्स्ट्रा आ गया बिकॉज ऑफ दिस थिंग, इसलिए मैंने पाई ऐड किया। क्लियर हुआ? और सर पहले वाले में कोई फेज डिफरेंस नहीं था? पहले वाली तो आने वाली वेव लिखी है ना आपने, जो वेव आ रही है, ये तो आ रही है, तो उसको तो ओरिजिनल फेज लिया आपने, मैंने उसको तो ये लिया अपने फेज उसका, और जो टकरा के आ रही है उसका ये हो जाएगा। अब मान लो इसको इक्वेशन को ऐसे मत लिखो, आप ऐसे लिख दो के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई 1 लिख लो। तो फिर आप जब इसको लिखोगे तो आप इसको लिखना पड़ेगा आपको के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई 1 प्लस पाई। हाँ सर फिर वो कट जाएगा। यस सर ठीक है। ऐसा आएगा। तो फाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, हमारा फाई तो एक कांस्टेंट है हमारा। सर यहाँ पर kx + ओमेगा टी इसलिए आ रहा है ना क्योंकि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। हाँ, बिकॉज उसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस साइन लिया है, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करें अगर, तो क्या आ जाएगा हमारा? सर ये वेव के लिए वैसे या पल्स के लिए? वेव के लिए, पल्स के लिए नहीं है। ओके सर। ये वेव ट्रेन है ना। पल्स में तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो होगा वेव, पूरे स्ट्रिंग में नहीं हो सकता अगर पल्स होगा तो। यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 2kx आ जाएगा, ये cos 2kx डिवाइडेड बाय 2 है साथ में, तो kx आ जाएगा इनफैक्ट, और ये आपका हो जाएगा साइन kx माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, तो -2 ओमेगा टी बाय 2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो साइन kx तो आ जाएगा -2a, ये वाला माइनस बाहर चला जाएगा,
माइनस 2a cos kx sin ओमेगा टी, ठीक है, ऐसी इक्वेशन बनी है आपकी। इज इट ओके, क्लियर? सर ये जो वेव जाएगी और उसके बाद फिर रिवर्स होके वापस भी आएगी, तो फिर इससे एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, वही तो हम निकाल रहे हैं एम्पलीट्यूड। ये y1 प्लस y2 क्या है, ये किसी पॉइंट पे एम्पलीट्यूड है। तो किसी पॉइंट पे आप x की वैल्यू पुट करोगे, जो आपको पॉइंट पता होगा कि x कितना है, उसका कहाँ पे आप देख रहे हो, और आप किस टाइम पे देख रहे हो, टाइम पुट करोगे यहाँ पे, तो वो एम्पलीट्यूड हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली वाली वेव के कारण वो एम्पलीट्यूड इतना होता अगर एक ही वेव होती, और अगर केवल ये वाली वेव होती तो एम्पलीट्यूड ये होता। अब अगर दोनों वेव हैं तो एम्पलीट्यूड ये होगा, तो वही हम सर निकाल रहे वैसे y1 और y2 का हमने एम्पलीट्यूड सेम लिया है? हैं। नहीं, सेम कहाँ लिया है मैंने? ये कैपिटल ए, notional कैपिटल ए हाँ। जो लिया है, हाँ वो तो एम्पलीट्यूड सेम आएगा ना। मैंने आपको कल बताया था ना कि जो एनर्जी आपकी, एम्पलीट्यूड चेंज कब होगा, जब अगर यहाँ पे, एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी वहां पे एंड अगर यहाँ पे। लॉस हो गया, अदरवाइज तो ये हाँ। एम्पलीट्यूड सेम आएगा ना। और रिजल्टेंट में तो डिफरेंस आएगा ही। रिजल्टेंट तो आपका इस पर डिपेंड कर रहा है, वो तो ऑब्वियसली। हम्म। तो ठीक सर है, वही जो हम डिराइव कर रहे हैं फॉर्मूला में, तो इसमें हमने ए जो ये ब्रैकेट से बाहर रखा है, तो हमने वही रख दिया है फिर से। हाँ तो यहाँ ए तो आएगा, यहाँ पे मैं ए नहीं रखूंगा, ये तो ए लूंगा, ये ए लूंगा, तो दोनों ए तो होंगे। यहाँ पे ए तो आएगा, यहाँ का ए और यहाँ का एम्पलीट्यूड ए। फिर से सेम नहीं आ गया? इसका फाइनल जो आप बोल रहे हो, फाइनल एम्पलीट्यूड हाँ। अभी काट सेम आया। टू, एक तो 2a आ रखा है यहाँ पे, ये ऊपर से ये भी तो है, भी ये सब दिख रहा है ना, मैं एक हाँ, ठीक है ठीक है। सेम थोड़ी आया। अभी देखो इसमें क्या आएगा। सर हाँ जी, सर इसमें y1 में हम ओमेगा टी पॉजिटिव भी ले सकते हैं ना, फिर y2 में नेगेटिव हो जाएगा अगर हाँ, हम दूसरी बिल्कुल। तरफ से साइन कन्वेंशन लेते हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो भी ले सकते हैं हम लोग। अगर आप, आपकी वेव ऐसे आ रही है और टकरा के फिर ऐसे आ रही है वापस, तो आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, वो भी हो सकता है। ओके सर। कुछ भी सर कर यहाँ पे सकते हैं। कौन सा y1 और ट्रिग्नोमेट्रिक y- रूल लगाया है? यहाँ पे हमने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज किया है? यस सर। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 लिया है, सॉरी कॉस आएगा सर वहाँ पे कॉस आएगा। प्लस में हमारा कॉस आएगा, कि माइनस है ना यहाँ पे, तो ये प्लस आएगा, और साइन ए माइनस बी बाय 2 और कॉस ए प्लस बी बाय 2, ऐसा कुछ होता है फॉर्मूला, ये यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी बाई 2 लिया है और ये a प्लस बी बाई 2 लिया है। क्लियर? यस। और कोई डाउट पूछ लगा कुछ? सर जो y1 और y2 में हमने जाने और आने वाली वेव के लिए लिखा है, उसमें तो हम एम्पलीट्यूड सेम ही मान रहे हैं ना, हाँ तो वहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं ना कि एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो रही, हाँ, हमने कंसिडर ये किया कि पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है वापस। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इक्वेशन पूरी अलग बनती। बिल्कुल, यहाँ पे फिर आप लिखते a1 और a2 लिखते, फिर आप यहाँ पे इसको a1 लिखते, इसको a2 लिखते, फिर यहाँ पे a1 आता अंदर, यहाँ a2 आता, फिर चेंज हो जाता और चीज। ट्रांसमिटेड की भी अलग बनानी पड़ती इक्वेशन। ट्रांसमिटेड की अलग बनती, हाँ ओके सर। ठीक है। चलो, तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो है कि cos की x लिखा है मैंने और sin ओमेगा टी, ये उल्टा भी आ सकता है, या sin की x और cos ओमेगा टी भी आ सकता है ना। मैंने अगर आप इक्वेशन इसको चेंज कर दो, यहाँ पे cos ले लो या कुछ और ले लो, या यहाँ प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं कि यहाँ पे साइन के साथ ही किया आएगा या उसके साथ ही कॉस के साथ ही आएगा। तो बोथ थिंग कैन हैपन, इट डिपेंड कि आपने इक्वेशन क्या मानी है शुरू में और आप कैसे कैसे लेके चले हो उसे। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। क्लियर? सर अगर हम डायरेक्शन को मतलब रिवर्स कर दे, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो सर उसमें फिर कॉस की जगह पे साइन और साइन की जगह पे कॉस आ जाएगा ना? अगर रिवर्स कर दें हम डायरेक्शन को, हाँ बोल सकते हैं, वो भी हो सकता है, ये भी कर सकते हो। है ना? और सर आप क्या बता रहे थे अभी? अगर आप ओमेगा टी माइनस की एक्स लिख दो, मानो साइन की जगह पे, हाँ, मैंने सर। तो यहाँ पे की एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा है, आप अगर ओमेगा टी माइनस की एक्स लिखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। हाँ सर, मतलब हमने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना बेसिकली। हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया फिर हमने उसको, तो आपका इक्वेशन कुछ और आ जाएगा उसमें। यस सर। है ना? तो मतलब इसमें घबराना नहीं है कि यहाँ कॉस आएगा या साइन आएगा या क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या मान के चले हो आप। ओके सर। ठीक है, ओके।
अब जो है यहाँ पे जो है आपने आपका जो एम्पलीट्यूड आया है उसमें देखो ध्यान से, दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये 2a आ रहा है और cos की x आ रहा है, sin की x मान लो, जो भी आप मानना चाहो। cos की x sin ओमेगा टी आ रहा था हमारा, तो sin ओमेगा टी आ रहा था, ठीक है। ये जो है आपकी वेव की इक्वेशन आई आफ्टर दोनों वेव जब सुपर इम्पोज कर गए स्ट्रिंग में, तो हमारी इक्वेशन ये बनी है। अब इसमें जो फैक्टर आप देख रहे हो, एक kx का फैक्टर आ रहा है और एक sin ओमेगा टी का फैक्टर आ रहा है। तो kx का जो फैक्टर है और एक sin ओमेगा टी का फैक्टर है, स्ट्रिंग में x जो है अलग अलग डिस्टेंस होंगे। आपने मान लो कुछ 0 माना तो 1 2 3 4 5 कुछ होगा, सबके x आप पुट कर सकते हो, तो आपका यहाँ kx का वैल्यू आ सकती है उससे। ऐसी अगर आप मान लो एक पर्टिकुलर जगह पे आप देखना चाहते हो कि मेरा y कितना है, तो आपका x मान लो आपने 4 पुट कर दिया, अब आप देख रहे हैं मेरा y कितना है, तो मैं टाइम जो है चेंज करता रहूंगा। टाइम को पहले मैं 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो मेरा k जो है वो जो y है वो बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर 0 होगा, मैंने फिर घटेगा, फिर नेगेटिव 0 होगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो पर्टिकुलर अगर मैं x पे देखूं, एक पर्टिकुलर x पे मैं टाइम को चेंज करके उस पॉइंट का एम्पलीट्यूड चेक कर सकता हूं कि मेरा किसी टाइम पे कितना इसका जो है y है, ये चेक कर सकता हूं। उसके लिए मुझे x को फिक्स करना पड़ेगा, पहले चेक कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं x को फिक्स कर दूं तो मैं चेक कर सकता हूं कि मेरा y कितना है पर्टिकुलर टाइम पे। तो और दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूं, अगर मान लो मेरे को वेव की किसी टाइम पे वेव की शेप देखनी है कि इसकी शेप ऐसी है या फिर ऐसी है या फिर ऐसी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर टाइम पे शेप देखने के लिए मुझे टाइम फिक्स करना पड़ेगा और टाइम लेना पड़ेगा और x को वेरी कराना पड़ेगा। x को 0 1 2 3 4 5 पुट करूंगा तो अलग अलग पॉइंट का मेरा y आ जाएगा। तो मेरे को टाइम को फिक्स करना पड़ेगा। तो उसमें दो फैक्टर हैं, एक ये वाला फैक्टर और एक ये वाला फैक्टर, दोनों का अपना अपना रोल है अलग अलग। एक बात क्लियर हो रही है दोनों का रोल क्या है? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे कौन सा फैक्टर है जो किसी पॉइंट पे, अगर मैं एक पॉइंट आपको दे दूं फिक्स पॉइंट और बोलूं कि बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना है, अगर मैंने एक्स कोई पॉइंट दे दिया आपको कि भाई इस पॉइंट का बताओ एम्पलीट्यूड कितना मैक्सिमम हो सकता है, तो कितना वैल्यू लिखोगे आप? कितना सर टू, एम्पलीट्यूड? सर 2a -2a। ओके, -2a आएगा तो कॉस आएगा या उसके साथ साइन, मैंने क्या एम्पलीट्यूड में कुछ कॉस साइन आएगा या कुछ नहीं आएगा? सर कॉस की मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, साइन की भी 1 हो सकती है, तो सर उससे मैंने बोला। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो हमें पता नहीं ना कॉस मैक्सिमम लेगा या नहीं लेगा, तो एक्स पे डिपेंड करता है। हाँ सर करता है सर। एक्स पे डिपेंड करता है, तो कॉस की वैल्यू यहाँ पे लेनी पड़ेगी हमें, जो भी वैल्यू आएगी, माने 0.6 आ गई तो 0.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। हाँ तो इसका एम्पलीट्यूड या तो ये हो सकता है, या क्या बोलना चाहिए मुझे, एम्पलीट्यूड ये बोलना चाहिए कि ये बोलना चाहिए? सर अगर हमने टाइम फिक्स कर दिया है तो सर हम मतलब टाइम वैसे ही फिक्स करेंगे जिससे कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू मतलब 1 आ जाए मैक्सिमम हो, तो सर हमें पहला वाला बोलना चाहिए 2a cos के x। ये बोलना चाहिए। यस सर, अगर टाइम फिक्स है तो। क्योंकि देखो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, वो हमारा एम्पलीट्यूड होता है। तो मैं किसी पॉइंट को पकड़ूंगा और इसका चेक करूंगा मैक्सिमम डिस्टेंस कब होता है, तो मैं अलग अलग टाइम पे चेक करूंगा, सारे टाइम पे, मेरे को पर्टिकुलर टाइम पे थोड़ी देखना मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना। मुझे तो हर टाइम पे चेक करना है कि मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है, तो मैं हर टाइम पे देखूंगा मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है, तो टाइम को वेरी कराऊंगा पूरा। तो साइन ओमेगा टी मेरा पूरा वेरी कर सकता है -1 से +1 तक, तो चेक करूंगा कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की। तो ये तो मेरा फैक्टर +1 या -1 होगा जब मैं एम्पलीट्यूड की बात करूंगा। अब जो मेरा एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि kx की वैल्यू वहां पे कितनी है, वहां पे kx की वैल्यू कितनी है। तो कुल मिला के मेरा जो एम्पलीट्यूड आएगा वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा। दिस विल बी माय एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ये मेरा जो है एम्पलीट्यूड होगा वेव का। ये बात समझ में आ रही है कि एम्पलीट्यूड मैंने सर हर टाइम पे देख रहे हैं तो फिर kx पे क्यों डिपेंड कर रहा है सिर्फ cos kx? मतलब हम किसी पॉइंट का एम्पलीट्यूड देखते हैं ना, हम तो किसी पॉइंट का एम्पलीट्यूड देखते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि कोई पॉइंट जो है स्ट्रिंग का वो अपने मेन पोजीशन से कितना दूर जा सकता है। तो पॉइंट तो फिक्स हो गया ना, आपका एक्स तो फिक्स हो गया कि आप कौन से एक्स की बात कर रहे हो। आप इस पॉइंट की बात करें तो आपका एक्स फिक्स हो गया, मान लो एक्स = 2 मीटर आ गया, एक्स तो हमारा फिक्स हो गया इस पॉइंट का। तो जो वेरी कर सकता है वो टाइम वेरी करेगा, इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस पे होगा अपने मेन पोजीशन से। तो आप मैक्सिमम देख लोगे कब होगा ये। तो सर टाइम वेरी कर रहा है तो फिर साइन ओमेगा टी पे होना चाहिए ना डिपेंड? नहीं, टाइम वेरी कर रहा है
तो एम्पलीट्यूड हम ऐसे थोड़ी लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे ले लेंगे, हम तो जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे ना हम तो एम्पलीट्यूड के लिए। सर फिर यहाँ पे साइन ओमेगा टी क्यों नहीं लिया हमने? वही तो आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं साइन ओमेगा टी ले लूंगा तो एम्पलीट्यूड थोड़ी आएगा। मान लो पेंडुलम है और ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है ना, और ये ऑसिलेट कर रहा है, इसकी मान लो इक्वेशन कुछ है कि थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप इसका एम्पलीट्यूड क्या लोगे, थीटा नॉट लोगे या थीटा नॉट साइन ओमेगा टी लोगे? क्या लोगे इसका एम्पलीट्यूड? सर थीटा नॉट। क्यों साइन ओमेगा टी क्यों ले रहे साथ में? सर मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना एम्पलीट्यूड, तो सर साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो सर इसलिए हम थीटा नॉट ले लेंगे। कृष्णा और देवेश आप लोग बताओ इसमें क्या लेंगे? पता नहीं सर, सर फिर हमको वेव का मैक्सिमम डिस्टेंस पूरा ही लेना चाहिए सर वैसे तो। थीटा नॉट लेना चाहिए ना मुझे? पूरा पूरा लेना चाहिए, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। एम्पलीट्यूड पूरा लेना चाहिए एम्पलीट्यूड। हाँ यस फिर सर। तो बहुत सारे एम्पलीट्यूड आएंगे आपके। मैं टी की वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा यस सर, पॉइंट, सिर्फ थीटा। ये भी आ जाएगा वैल्यू, ये भी आ जाएगा वैल्यू, तो बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी। फिर तो आपकी कौन सी लोगे आप? यस सर, थीटा नोट लेना चाहिए एम्पलीट्यूड। तो ये लोगे ना एम्पलीट्यूड वाला? मैं के लिए फिर साइन ओमेगा टी को 1 कर 1 करना पड़ेगा ना उसको, तो तब तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। समझ गए? जब हम एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं वेव का, तब हम मैक्सिमम निकालने की कोशिश करते हैं, तब हम साइन ओमेगा टी को 1 पुट हाँ, करते जो भी फैक्टर टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो टाइम के साथ हमें प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि टाइम तो हम कुछ भी ले सकते हैं। टाइम तो पे मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमें कि कौन सा टाइम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंगे थीटा नॉट आएगा। ठीक है, तो इस केस में फिर क्या होगा, इस केस में बताओ। के एक्स एम्पलीट्यूड, मैं एम्पलीट्यूड को 2a cos kx बोलूं या 2a sin ओमेगा टी बोलूं? ये इस पूरे को सर 2a cos kx। 2a cos kx, यस सर। देवेश क्लियर हुआ? हाँ यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अभी आपको और समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। यानी जो एम्पलीट्यूड आ रहा है केस cos kx आ रहा है, तो x पे डिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे जो आपके पार्टिकल, यहाँ पे जो पार्टिकल हैं आपके, उनका एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा सबका। इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, क्योंकि ये x पे डिपेंडेंट है। आपकी जो अभी तक आपने वेव पढ़ी थी, जो ऐसे आपकी एक तरफ को ट्रेवल कर रही थी, उसमें हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम था। जब ये वेव आगे आएगी, अब ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो इधर को होगी, जिधर को भी आप निकाल सकते हो वेलोसिटी उससे। तो थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल आपके टॉप पे आ जाएगा, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा ये, फिर ये वेव आगे जाएगी तो ये वाला पार्टिकल टॉप पे पहुंच जाएगा, ऐसे ही अगले नीचे भी पहुंचेंगे टॉप पे। तो हर पार्टिकल जो है यहां से लेके यहां तक ऑसिलेट कर रहा था, अपने इस वाली एक्सट्रीम से और नीचे वाली एक्सट्रीम तक ऑसिलेट कर रहा था हर पार्टिकल, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो पार्टिकल होगा ये केवल यहीं तक जाएगा, इसका मैक्सिमम है ये इससे ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे इस वाले पार्टिकल जाना तो चाहिए, नहीं जा रहा, उसका मतलब क्या है? दो वेव जो ऐसे सुपर इम्पोज कर रही हैं, उस केस में वो उसको अलाउ नहीं कर रहा ना, मतलब उसका जो वाई आ रहा है उससे ज्यादा आ ही नहीं सकता, वो इस पर डिपेंड कर रहा है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी। वॉइस ब्रेक हो रही है? सर वॉइस तो क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है। अच्छा, तो वहाँ पे सिग्नल की प्रॉब्लम होगी, एक बार चेक कर लो आप लोग भी। सर ये जो पार्टिकल जो आप बता रहे हैं सर, वो जैसे मतलब वेव आगे बढ़ेगी सर, वो टाइम जैसे बढ़ेगा तो वो सर जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाई है सर, वो भी तो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। कैसे कर सकते हैं मतलब भाई? ये वैल्यू फिक्स हो गई ना, मान लो आपको के एक्स की वैल्यू 0.6 आ गई यहाँ पे, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है मैक्सिमम इस पार्टिकल का? 2a हो सकता है क्या? सर अच्छा, वो हमने टाइम तो पहले ही कर दिया है फिक्स एक तरीके से, टाइम तो और एक्स भी हम फिक्स ही कर रहे हैं। ओके सर, फिर तो सही है। टाइम आप मैक्सिमम तो मतलब मैक्सिमम ले रहा हूँ टाइम, ओमेगा टी को 1 ही दे रहा हूँ मैं तो अभी। हाँ सर, मतलब एक तरीके से हमने टाइम भी फिक्स कर दिया, डिस्टेंस भी फिक्स कर दिया, तो सर वो सही है फिर। तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो हो सकता है 0.6 इंटू 2a हो सकता है, इसका 2a हो सकता है मान लो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसका 0.6 इंटू 2a हो सकता है ना। इसमें और इंटरेस्टिंग बात देखो, अभी कुछ पार्टिकल आपके ऐसे होंगे जहाँ पे के एक्स इक्वल टू 0 होगा, यस सर। तो वहां पे क्या होगा आपका एम्पलीट्यूड? 0। सर 2a।
2a। नहीं, जीरो हो जाए, कॉस के एक्स अगर जीरो हो जाए, के एक्स नहीं, कॉस के एक्स। cos 0 cos kx 0 हो जाएगा, तो सर kx की वैल्यू 1 होनी चाहिए ना फिर। हाँ, मैंने जो भी वैल्यू आएगी वो तो मल्टीपल आएंगे ना, π/2 और जो भी है 3π/2 वगैरह वगैरह। हाँ सर, अगर cos kx 0 हो जाएगा तो फिर तो वो भी 0 हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, यानी कुछ पार्टिकल आपके ऐसे हैं जिनका एम्पलीट्यूड जीरो है। कब? हमेशा। भाई अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट कर दूं तो साइन ओमेगा टी कुछ भी हो जाए, ये वैल्यू हमेशा जीरो ही आएगी। पूरी जो वैल्यू एम्पलीट्यूड की है वाई जो है जीरो आएगा हमेशा। यस सर। तो यानी वो पार्टिकल कभी क्या ऑसिलेट ही नहीं कर रहे हो, तो रुके हुए हैं अपनी जगह पे, रुके हुए हैं अपनी जगह पे, यानी पार्टिकल वो तो मूव ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी। मतलब उन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड फिक्स ही रहता है। उन पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जीरो रहता है, फिक्स तो सबका है यहाँ पे, फिक्स तो सबका एम्पलीट्यूड फिक्स हो गया कि इसका एम्पलीट्यूड मान लो 2a हो गया, इस वाले का एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा 1.8a हो गया। जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे cos की x की वैल्यू चेंज करते जाओगे, वैसे वैसे आपका इस वैल्यू चेंज होती जाएगी। किसी का 2a होगा, किसी का 2a इंटू 0.9 होगा, किसी का 2a इंटू 0.8 होगा, है ना। तो एम्पलीट्यूड तो हर पार्टिकल का यहाँ पे फिक्स है, और किसी किसी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड तो जीरो है। ठीक है, तो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 2a से लेके और जीरो तक वेरी कर रहा है। किसी का 2a है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और किसी का 2a से थोड़ा कम है, किसी का और कम है, किसी का और कम है, और किसी का जीरो है एम्पलीट्यूड। यहाँ पर सर y की वैल्यू आ रही है ना 0, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू हमेशा जीरो आ रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम। तो कुछ पार्टिकल आपके हमेशा फिक्स हैं, रुके हुए हैं हमेशा। तो इस वेव को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव, क्योंकि इसमें कुछ पार्टिकल हमेशा रुके हुए होते हैं। एक रीजन तो इसका ये है स्टेशनरी वेव बोलने का। इतना समझ में आया सबको कि पार्टिकल जो है रुके हुए हैं, कुछ पार्टिकल कभी मूव नहीं कर रहे। सर ऐसी कौन सी वेव होती है सर? ऐसी कौन सी वेव होती है? बहुत सारी वेव होती है ऐसी तो आपकी। अगर आप स्ट्रिंग में कर लो ये, तो उसमें भी ऐसी वेव बन जाएंगी आपकी। स्ट्रिंग को आप दीवार से बांध के और ऐसा करने लोगे बार बार पल्स, तो उसमें भी बन सकती है। उसमें तो पूरी स्प्रिंग मूव करती है ना सर? पूरी स्ट्रिंग तो आप जब झटके देते हो, अगर आप जो उसमें जर्क दे रहे हो, वो आप जो है बिल्कुल एसएचएम की तरह उसमें जर्क दो, और वो टकरा के जो है वापस आए और ऐसी कंडीशन बन जाए, तो बन जाएगी कंडीशन आपकी खुद ही। लेकिन आपकी जर्क जो है यूनिफॉर्म होनी चाहिए बिल्कुल। तो आपकी जो वेव सामने से टकरा के वापस आ रही है वो, और उसका फिर दूसरी बात क्या है, उसका क्या होना चाहिए, उसका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा मान लो, तो क्या होगा? अभी तो मान लो वेव ऐसे आ रही है, जो जाने वाली वेव है वो ऐसे है, और जो आने वाली वेव है वो ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर ऐसा केस हो रहा है तो एम्पलीट्यूड आपके जीरो हो जाएंगे। कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे जीरो हो जाएगा एम्पलीट्यूड, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 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 यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है सर, ये बीच में कैसे जीरो हो रहा है सर? बीच में तो प्लस ए माइनस ए होना चाहिए ना? हाँ, तो प्लस ए माइनस ए। तो सर वो तो ए नेट हो जाएगा ना जीरो? हाँ, ए नेट जीरो हो जाएगा। आप क्या बोलना चाह रहे हो? सर पर इसमें जो ए मैक्स है सर वो तो 1 होगा, और ए मिनिमम माइनस 1 नहीं होगा। देखो फिर क्या होगा, जैसे मान लो अभी कंडीशन ये है यहाँ पे, इस पॉइंट पे थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसका ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। सर तो इस प्रकार से तो सर फिर वाई भी चेंज हो रहा है, इस पार्टिकल का तो वाई चेंज हो रहा है। इस पार्टिकल का वाई चेंज हो रहा है? नहीं, वाई चेंज नहीं हो रहा ना। अभी मैं कह रहा हूँ ये वाला पॉइंट यहाँ आना चाहिए ना इसका वेव का। सर हाँ आएगा, आएगा ऐसे ही इस वाले का भी आ जाएगा ये वाला तब तक, क्योंकि ये वेव देखो ट्रेवल कर रही है। यस सर। अब क्या होगा, इस दोनों का नेट निकालना पड़ेगा आपको, इसका और इसका नेट। वो कितना आएगा सर? 0। फिर जीरो आ जाएगा। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे हमेशा जीरो ही रहेगा, वो कोई चेंज ही नहीं होगा। यहाँ पे कंडीशन ऐसी बन रही होगी इस पॉइंट पे कि हमेशा वो जीरो ही होगा। मतलब सर जो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो सर ना तो ऊपर मूव करेगा ना नीचे? हाँ, ना वो ऊपर मूव करेगा ना वो नीचे मूव वो करेगा। पार्टिकल एकदम लाइन पे होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, मतलब उसका एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए। हाँ, उसका एम्पलीट्यूड जीरो आ जाएगा। ऐसी कंडीशन अगर क्रिएट हो गई तो उसका एम्पलीट्यूड जीरो आ जाएगा। सर तो फिर ये फिर सर वो तो फिर ऊपर हमें दिखाई नहीं देगा ना सर, वो हमें नीचे दिखाई देगा। तो सर ये पॉइंट फिर जो ये पॉइंट है सर, ये जब आगे बढ़ेगा तो सर एकदम से नीचे लाइन को कर लेगा टच सर। ये तो फिर ऐसे इस प्रकार की शेप तो सर आएगी नहीं फिर, जैसे इसमें आ रखी है। ये तो मैंने आपको शेप थोड़ी दिखाई है स्ट्रिंग की, ये स्ट्रिंग की शेप नहीं है। ये मैं आपको वेव दिखा रहा था कि वेव जो ट्रेवल कर रही है उनकी ऐसा होना चाहिए था इस वेव के कारण, एक वेव के कारण, और दूसरी वेव के कारण ऐसा होना चाहिए था स्ट्रिंग।
है ना। अब नेट शेप आप बनाओगे तो नेट शेप हो सकता है आप कैसे कुछ बन जाए शेप, आई डोंट नो कैसी शेप बनेगी, आप कैसी बनेगी। सर हम्म, यहाँ पे मतलब जो x इक्वल टू 0 होगा उसमें तो एम्पलीट्यूड 2a आ रहा है, अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो एम्पलीट्यूड 2a आ रहा है, हाँ ठीक है। cos 0 1, तो फिर हम्म, इसके हिसाब से तो जो पॉइंट 0 पे उसका एम्पलीट्यूड मतलब जो ऐसी ऐसी वेव भी तो हो सकती है ना जो जिसका x इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड 0 हो। हाँ हो सकती है। तो इसमें हमारी ये तो जनरल इक्वेशन है, या तो इनिशियली हमने ऐसा कुछ फेज डिफरेंस लिया था जिसकी वजह से ये इक्वेशन बनी है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं जरूरी थोड़ी कि वेव ऐसी होगी भाई, आपकी इक्वेशन ये भी तो आ सकती है, वही तो आपको बोल रहा हूँ कि इक्वेशन ये भी तो आ सकती है हमारी, दोनों चीजें हो सकती हैं, ये ऐसे भी तो हो सकती है इक्वेशन। अगर ये वाली इक्वेशन आई तो ये फिट हो जाएगी यहाँ पे, हमारी वाली इक्वेशन इसमें फिट नहीं हो रही होगी, हमारी इक्वेशन कुछ और बन रही होगी, हमारी इक्वेशन में ये बन रहा होगा वेव आपका, ऐसा कुछ हो रहा होगा केस। ये वाली इक्वेशन किस केस में आएगी? ये ऐसा कुछ केस होगा अगर आपका कि t इक्वल टू 0 पे आपका जो है ऐसा हो जर्क। हाँ नहीं वो तो समझ आ गया, मतलब ये वाली इक्वेशन कैसे डराइव होगी फिर? ये वाली नीचे वाली, हाँ। ड्राइव में क्या है, उसमें आप इसमें उल्टा कर दो, यहाँ पे आप इसको जो है ओमेगा टी माइनस के एक्स कर लो तो आ जाएगा यहाँ पे, इसको ओमेगा टी माइनस के एक्स करो, इसको ओमेगा टी प्लस के एक्स करो, तो यहाँ पे आपका ये प्लस आ जाएगा यहाँ। ओके ओके सर। वो तो इजी है वो तो, है ना। मैं वही तो करूँ, सारी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, हमने तो एक पर्टिकुलर केस लिया बस केवल। यस सर। आप देखोगे किताबों में यूजुअली ऐसे ही, किताबों में जो लिया हुआ है क्वेश्चन ये ली हुई है, जो आप ये वाली लिख रहे हो ना, ये वाली किताबों में यूजुअली यही लिया हुआ है कि 2 के एक्स साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी लिया हुआ है। सर अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर स्टेशनरी बेस पर अगर x 0 है तो सर y कितना होगा, तो सर हम क्या जीरो नहीं, बोलेंगे? इसका कोई आंसर पॉसिबल नहीं है, उसके अलावा कुछ और डाटा देना पड़ेगा उसे और सर ऐसी टाइम के साथ भी है फिर तो सर? हाँ बिल्कुल डाटा देना पड़ेगा उसे कि भाई किस टाइम की बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ बताना पड़ेगा। 1 मिनट, हाँ यार इसको सेव कर लो पहले, बंद हो रहा नहीं। तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि टाइम उसने क्या दिया है, उस पर डिपेंड करेगा किस टाइम पे पूछ रहा है वो, और इनिशियल कंडीशन क्या थी, उन सब पे डिपेंड करेगी वैल्यू वगैरह। क्या हो गया, उड़ गया क्या? अच्छा है यहाँ पे, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी इनिशियल कंडीशन क्या है, उन पे डिपेंड करेगा। अच्छा सर। सर इससे पीछे वाले पेज पे कर दीजिए एक बार। सर ये अगर हम ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं तो सर ये नीचे जाके इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का, वही वाला साइन ए माइनस? सेम लगेगा तो भी तो सर फिर cos a प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2 ही आएगा। तो क्या बनेगा उसमें देखो, तो सेम ही तो आएगा सर फिर। नहीं सेम नहीं आएगा ना, देखो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, आप यहाँ पे लिख रहे हो आप ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख रहे हो है ना, और ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख रहे हो। तो जब ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखोगे तो जब दोनों को ऐड करोगे, आप यहाँ पे ऐड करोगे दोनों को, तो क्या बचेगा यहाँ पे? ओके सर, हाँ वो अपोजिट हो जाएगा ना, वो जो अपोजिट हो जाएगा ना, के एक्स वाला या अभी के एक्स वाला बच रहा है, वहाँ पे फिर ओमेगा टी वाला बच जाएगा। यस सर, आ गया, समझ आ गया। ठीक है, और बताओ क्या डाउट है तुम्हारे, कई सारे डाउट है, बताओ और क्या है। सर ये स्टेशनरी वेव है ना, वो समझ में नहीं आ रहा सर, वो पार्टिकल वाला, मतलब एक पार्टिकल के वो मतलब मूव भी कर रहा है और सर वो उसे उस पे मीडियन लाइन पर ही रखा हुआ है सर, वो समझ में नहीं कर रहा है वो, उसका एक्चुअली देखो क्या होता है, सुपर इम्पोजिशन है, मतलब जैसे मान लो ये एक पल्स से ऐसे ट्रेवल कर रही है और एक पल्स ऐसे ट्रेवल कर रही है, अब ये जब दोनों मिलेंगी तो थोड़ी देर में स्ट्रिंग की शेप थोड़ी देर के लिए ऐसी भी हो सकती है। हाँ सर, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और फिर दोबारा कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये कैसे, अच्छा हाँ ठीक है सर। हाँ। भाई ये आगे, ये पल्स तो आगे जाएगी ना यहाँ से। यस सर। हाँ तो ऐसा हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ये अभी तो आपने एक एक पल्स ली है बस, अब मान लो एक एक पल्स ना कंटिन्यूस ट्रेन आ रही है, यहाँ पे वेव ट्रेन ऐसे आ रही हो कंटिन्यूसली, और ये भी आ रही हो, तो उस केस में अगर हमें शेप वगैरह बनानी हो तो हमें सुपर इम्पोजिशन देखना पड़ेगा ना, हर पॉइंट पे वाई की वैल्यू कितनी आ रही है। हाँ देखेंगे सर, है ना, उसको देखेंगे हम कि वाई की वैल्यू हमारी कितनी कितनी आ रही है। तो ये जो मैंने शेप बनाई है, तो मैं बस दिखा रहा हूँ कि आपको जो है ऐसे वेव होनी चाहिए थी, मैंने आपको यहाँ पे शेप बना के दिखाई है ये, कि ऐसा होना चाहिए था अगर एक वेव होती केवल, और ऐसा होना चाहिए था अगर दूसरी वेव होती केवल, लेकिन एक्चुअली ना तो ये वेव है अकेले, ना ये वेव है अकेले, दोनों वेव साथ में है।
दोनों वेव अगर साथ में होंगी तो आपका जो वेव का कुछ स्ट्रिंग का जो शेप बनेगा वो हो सकता है कुछ ऐसा कुछ बने किसी टाइम पे। अभी आप देखोगे ऐसा बनेगा शेप एक्चुअली, और किसी टाइम पे वो ऐसा बन जाएगा, और किसी टाइम पे वो मतलब ऐसा सर मतलब ऐसा सर यहाँ बन पे वो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला नहीं चलेगा। नहीं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा होगा ना। आप पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे ना कंस्ट्रक्टिव हो रहा है डिस्ट्रक्टिव, जैसे इस पॉइंट पे आप देखोगे तो हमेशा डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। यस सर। यहाँ पे कभी ये पॉइंट ऊपर उठ ही नहीं रहा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है हमेशा। सर ये जो वेव है सर इसका इसके तो केवल सर क्रस्ट ही है सर, इसके तो ट्रफ है ही नहीं। इसको जब शेप ये बनेगी तो आप क्या बोलोगे इसको? एक बार शेप ये है, सर एक बार ये तो शेप वेव है ही नहीं किसी एंगल से सर। नहीं। वेव क्यों नहीं है? वेव के लिए आप बोल रहे हो सर, क्रस्ट और ट्रफ होने चाहिए, आप ये बोल रहे हो यस वेव नहीं। सर, यस सर, यस सर। नहीं, लेकिन स्ट्रिंग में क्रस्ट और ट्रफ का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है ना भाई। आपको अगर स्ट्रिंग है, मान लो आप ऐसा स्ट्रिंग है वर्टिकल, इसको आप ऐसे कर दो, इसमें क्रस्ट कौन है ट्रफ कौन है? हाँ सर। इसमें कोई क्रस्ट एंड ट्रफ थोड़ी है। अब तो हम ऐसे समझाने के लिए बोलते हैं क्रस्ट एंड ट्रफ है, मैंने मेन जो होता है आपका यहाँ इससे डिस्टेंस होता है, कितना डिस्टेंस मैक्सिमम पॉसिबल है इस साइड को या फिर इस साइड को, एक ही बात है वो। और सर अगर हम ये लाइन थोड़ी और मतलब लेफ्ट या राइट की ओर कर दे तो फिर सर वो डिस्टेंस भी चेंज हो जाएंगे फिर तो, जो हम लेते हैं डिस्टेंस। इस केस में स्ट्रिंग में वर्टिकल स्ट्रिंग वाले बोल रहे हो? हाँ सर, इसमें जो अपनी लाइन खींची है सर ये सीधी वाली, सर ये अगर हाँ। थोड़ा सा भी हम इसको लेफ्ट या राइट की तरफ मूव कर दे और वेव को ऐसे ही रहने दे तो फिर सर जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो भी तो हमारी चेंज हो जाएंगी ना फिर। हाँ, लेकिन ये लाइन फिक्स है ना, ये लाइन कौन सी लाइन है? जब वो सर ये हमारी मीडियन लाइन है सर, जहाँ पे वो y0 होता है सर। y0 है तो वो है ना, तो हम इसको हटा नहीं सकते ना। अगर हम इसको इधर उधर करेंगे लेफ्ट या राइट में तो वो फिर एम्पलीट्यूड थोड़ी आएगा। अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ तो यहाँ से मेरा जो डिस्टेंस आएगा इसका, ये एम्पलीट्यूड थोड़ी होगा। ये एम्पलीट्यूड तो मेन पोजीशन से मेजर होता है ना। हाँ सर, तो इस वाली वेव में सर मतलब -a भी है और सर +a भी है और सर 0 भी है, बट सर जो उससे पहले वाली वेव थी सर उसमें केवल 0 और +a ही था सर, -a नहीं था, इसलिए मैं पूछ रहा था। इसमें इस केस में सारा +a है अभी सबका, इस केस में सबका -a आ रहा है और इस केस में सबका 0 आ रहा है। एम्पलीट्यूड तो नहीं बोलूंगा मैं इसे, y की पोजीशन एक पर्टिकुलर टाइम पे। हाँ सर, तो फिर इसे हम वेव कह सकते हैं फिर। आप बोलो इसमें क्रस्ट और ट्रफ नहीं है। यस सर, वेव में तो +a भी होता है, अच्छा। -a भी होता है, 0 भी। पल्स क्या होती है? वेव पल्स क्या होती है? सर पता नहीं सर। इसको पल्स बोलते हैं ना, जो हमने बनाया था कि एक जो ऐसे झट दिया जाता है, इसको वेव पल्स बोलते हैं। यस सर। हाँ। ये वेव पल्स है, ये भी वेव पल्स है। यस सर। कितनी वेव पल्स हुई? 2 ही है। ये सर 2 वेव पल्स। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं तो ये आ रहा है, तो इसको वेव पल्स, इसको क्या बोलोगे? 2 वेव पल्स बोलोगे या बोलोगे वेव पल्स तो है ही नहीं? सर वेव पल्स तो है ही नहीं सर। लेकिन दोनों का सम तो हो रहा है ना, मैंने अगर दोनों एक जगह पे आ रही है तो कंडीशन तो ये बनेगी। वेव हाँ। पल्स तो है ही, बस वो डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। बस वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वहाँ पे पल्स तो है ही, दोनों अवेलेबल हैं। हाँ सर है। तो लेकिन वहाँ पे हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहा है ना। सर मतलब अगर पूरा मतलब ऐसा प्लेन ना है सर, वो मतलब पहले वाले का थोड़ा सा मतलब एनर्जी ज्यादा हो, दूसरे वाले के नहीं थोड़ी कम हो सर, तो सर ये पूरा प्लेन तो नहीं आएगा ना सर, वो भी तो अपने आप में एक वेव ही आएगी सर, जैसी भी है हाँ। मतलब आएगी तो एक वेव भी, उसमें +a भी होगा, -a भी होगा, 0 भी होगा। बट सर जो अभी हम बना रहे हैं सर उसके अंदर तो केवल +a और 0 ही है सर ना, -a तो उसमें है ही ये नहीं। भाई ये सुपर इंपोजिशन है, सुपर इंपोजिशन में कुछ भी शेप बन सकती है आपकी। अब मान लो वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, सपोज एक वेव इधर को सर ये ट्रेवल, सुपर इम्पोजिशन क्या होता है? जो आपने इंटरफेरेंस नहीं पढ़ा था दोनों का, कंस्ट्रक्टिव और सर वो तो सुपर पोजीशन था ना सर। वो एक ही चीज है यार, उसको कई सारे नाम है उसके। सर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। हाँ, सस्टेन इंटरफेरेंस बोल लो। अब मान लो वेव आपकी एक ऐसे ट्रेवल कर रही है सपोज, और एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, और इस पॉइंट पे मैं देखो, इसको तो बड़ा अजीब सा शेप बनेगा इसका, इस जो पॉइंट Yes, यहाँ पे। तो हम तो ये तो बोलेंगे ना कि वेव ट्रेवल कर रही है, थोड़ी बोलेंगे वेव ट्रेवल ही नहीं कर रही, क्योंकि इसकी शेप अजीब सी बन गई। इसकी शेप हो सकती है सर्कुलर, ये जो है सर्कुलर मोशन करने लग जाए यहाँ पे पार्टिकल। तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि वेव ट्रेवल नहीं कर रही है, वेव तो ट्रेवल कर रही है, लेकिन दो क्योंकि सुपर इम्पोज कर रही है, दो वेव वहां पे एक जगह पे, तो इसलिए उसकी शेप अजीब सी बन रही है। तो ऐसे यहाँ पे हो रहा है कि दो वेव क्योंकि साथ साथ ट्रेवल कर रही है, इसलिए शेप आपकी अजीब सी बन रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वेव एक है या वेव नहीं है। ये भाई एक होता है, जैसे आप अब ऐसा मान लो सेम केस साउंड में हो, तो साउंड में कंप्रेशन और रेरिफेक्शन होते हैं।
वो सुपर इम्पोज किया मान लिया, और एक जगह पे कंप्रेशन भी आ गया, रेरिफेक्शन भी आ गया, तो साउंड जीरो हो जाएगा बिल्कुल आपका। हाँ सर, 0 हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे साउंड नहीं है? सर मतलब सुनाई नहीं देगी सर, मतलब एक तरीके से सुनाई देगी खत्म मैंने, ही हो क्योंकि गई दो सर। वेव ऐसे आ रही होंगी, कंडीशन ऐसे बन गई कि वहाँ पे ऐसा है, लेकिन वेव तो चल ही रही है। अब आपको वेव दिख तो नहीं रही। मतलब खत्म ही हो गई ना सर, अब तो दोनों एनर्जीज थी वो अब खत्म हो गई सर, एक दूसरे से टकराई खत्म। खत्म मतलब कि केवल उस पॉइंट पे खत्म है ना, आगे तो है ही ना। जैसे मान लो इस केस में था तो यहाँ पे खत्म तो हो गई थी, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम पे हुई थी ना, फिर तो आगे आगे तो मूव कर ही रही है ना अपनी वेव, ऐसा तो नहीं कि रुक गई वहीं पे। हाँ सर। तो वेव तो आगे चल ही रही है, बस वेव तो आगे बढ़ ही रही है, आपकी जो वेव है तो चल ही रही है आगे, जैसे भी आपकी बनेगी ये, तो आगे मूव कर रही है, ये भी आगे मूव कर रही है, दूसरी वाली भी। अब वो कहाँ पे क्या हो रहा है, किस पॉइंट पे हो सकता है, कोई पॉइंट रुका हुआ रहा है हमेशा, कोई पॉइंट हमेशा चलता रहे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेव तो आपने मूव कर ही रही है ना। ये नहीं बोल सकते ना कि पॉइंट रुका हुआ है तो अब वेव मूव नहीं करेगी, इसकी शेप मान लो अजीब सी कुछ बन गई है, शेप बन गई कुछ अजीब सी, हम ये नहीं बोल सकते यहाँ वेव ही नहीं है बिल्कुल, या ये वेव नहीं है। मतलब सर हम इसको वेव कंसीडर करेंगे, इसकी इसको हम शेप। वेव नहीं, एक वेव नहीं बोल रहे, हम तो दो वेव का समीशन है ये तो। सर दो दो वेव वेव का का समेशन भी तो एक वेव ही होगा सर। कुछ भी हो सकता है भाई। जैसे तो आपने लाइट और लाइट भेजी, तो लाइट और लाइट क्या हो गया, वो तो लाइट होती है, लाइट और लाइट, लेकिन लाइट और लाइट अंधेरा भी तो होता है। आपने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो पढ़े अभी। यस सर। यस सर, हो सकता है हाँ। अंधेरा भी हो सकता है लाइट और लाइट तो, अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइट और लाइट मिलेंगे तो लाइट बनेगी, अंधेरा भी बन सकता है। ऐसे यहाँ पे दो वेव मिलेंगी तो हो सकता है वो नॉर्मल स्ट्रिंग बन जाए, एनर्जी वहाँ पे कम हो जाए। तो हम ये बोल रहे दो वेव वहाँ पे ट्रेवल करेंगे, ये नहीं बोल रहा मैं कि एक वेव है वो या समथिंग उससे मिलकर एक रिजल्टेंट वेव बन गई। वेव क्या है, एक तरह का वेव क्या होता है एक्चुअली, वेव तो होता है एनर्जी का फ्लो होता है ना, तो एनर्जी का फ्लो तो हो ही रहा है, शेप चाहे जो भी बने। तो सर हमें अब जो ये बना है सर, जो रिजल्टेंट एनर्जी का जो शेप बना है सर, इसमें हम वेव की इक्वेशन नहीं लगा सकते मतलब। इसकी इक्वेशन ये है ना, तो हम इसमें यही इक्वेशन लगाएंगे फिर। इसमें ये ठीक। इक्वेशन हमने ड्राइव की है। और सर वो जो भी दूसरी वाली थी cos kx sin ओमेगा t, हम्म, सर तो ये वाली कब लगाएंगे फिर? कौन सी वाली, ये वाली? हाँ सर, हमारे पास दो आई ना सर, एक में तो cos kx है और एक में sin kx है, मतलब cos और सही sin है, इंटरचेंज है। वो तो वही है। हाँ आप सर। बाउंड्री कंडीशन देख लो, उसमें बाउंड्री कंडीशन क्या है, शुरू में क्या टाइम आपका है, जैसे हम फेज में देखते थे ना कि फेज में आपका पेंडुलम कहाँ पे है, जीरो कब लोगे क्या लोगे, तो ऐसे यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन देख लो कि टी इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या कंडीशन है आपकी। मतलब सर अगर t इक्वल्स टू 0 पर हमारा y इक्वल्स टू 0 है, तो सर इसका मतलब हो गया कि t 0 है, तो फिर सर वो हमारा फिर साइन में होगा, फिर साइन ओमेगा टी को कि वो 0 हो जाता है फिर, फिर हमारा तो वो सर हम जीरो, फिर फर्स्ट वाला लगा लेंगे फिर। बिल्कुल, तो फर्स्ट इक्वेशन भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है, इन दोनों के अलावा जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वेशन हो सकता है कहीं पे प्लस 5y कुछ और भी आ जाए, तो डिपेंड करेगा फेज कितना है शुरू में, या बाकी चीजें कंडीशन क्या क्या है। मतलब सर हमें क्वेश्चन से मतलब हिंट मिल जाएगी। हाँ, क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली बोल क्या रहे हो। यस सर, समझ में आ गया। सर यस। ये नीचे जो आपने डायग्राम मतलब ये वेव्स बनाई हैं, ये एक्चुअल वेव कैसी दिखेगी वो है? हाँ, अब इसकी जो शेप है ना, स्ट्रिंग की जो शेप है, हाँ। वो हम देखेंगे कि वो कैसे दिखेगी हमें। तो वो ये नीचे इसमें से मतलब कैसी भी शेप हो सकती है? किसी टाइम पे उसकी शेप ऐसी होगी, हाँ किसी मतलब टाइम कैसी भी हो सकती है, पॉसिबल तो है ही। सब पॉसिबल है ना। हाँ इसमें ओके सर। अजीब बात क्या है ना, अजीब बात इसमें यह है कि सारे जो पॉइंट हैं एक साइड को आ रहे हैं एक बार में, ऐसा हो सकता है। मतलब मैं यस। बोलूँगी मैंने ये जो बनाया, अभी एक्चुअल कैसा बनेगा वो देखते हैं, अभी एक्चुअल कैसा बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। अभी मैं एक्चुअल पे नहीं जा रहा, एक्चुअल कैसा बनेगा उसको पहले समझो, पहले इक्वेशन को। मैं कह रहा हूँ मतलब कि कुछ भी कंडीशन हो सकती है, बट चेक करना पड़ेगा हमें, देखते हैं कंडीशन होती क्या है एक्चुअली, ठीक है। ओके सर। हाँ, ऐसे एक्चुअली ऐसे नहीं बनती, एक्चुअली कैसे बनती है देखो। इसको पहले इक्वेशन को अगर आपने डाइजेस्ट कर लिया ना इसको, cos kx sin ओमेगा t में एम्पलीट्यूड हमारा ये है और बाकी चीजें कैसे कैसे वेरी कर रही है, तो इससे हम समझ सकते हैं। और कुछ पॉइंट हमारे रेस्ट में है, तो ये बड़ा समझना डिफिकल्ट होता है, कुछ पॉइंट हमारे हमेशा रेस्ट में है। तो अगर आपने ये समझ लिया तो तब आप समझ सकते हो कि वेव की इक्वेशन क्या बनेगी, कैसे कैसे पार्टिकल होंगे और क्या क्या फर्क है। देखो अब y इक्वल टू हमारा 2a, मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, y इक्वल टू 2a, ये हमारा बना था cos kx sin ओमेगा t, बाहर माइनस आ रहा था, ठीक है। अच्छा, अब जो है अगर मेरा cos kx 0 होता है, इफ cos kx इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट kx इक्वल टू
क्या हो सकता है? 1 पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 हो सकता है, ये होगा ना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 एंड सो ऑन। के क्या होता है आपका? 2 पाई बाय लैम्डा एंगुलर वेव नंबर, तो इसके बराबर है। अब अगर आप पाई से पाई काट लो दोनों तरफ तो आप पे एक्स की कुछ वैल्यू आ जाएंगी। पाई से पाई अगर मैं काट दूं तो एक्स की वैल्यू अगर मैं लूँ लैम्डा बाय 4, सिमिलरली यहाँ पे लैम्डा बाय, मैं आपको ऐसा करता हूँ इसको ना, मैं एक काम करता हूँ, इसको साइन वाली इक्वेशन ले लेता हूँ क्योंकि उसको समझना थोड़ा इजी होगा और किताबों में आपकी साइन वाली दी हुई है। हालांकि अब यहाँ से भी समझा सकता हूँ आपको, पर यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। मैं इसको साइन की फॉर्म में लिख लेता हूँ, मैं इक्वेशन ये ले लेता हूँ। सर इस वाली में क्या प्रॉब्लम थी, मतलब वैसे प्रॉब्लम कुछ नहीं ये आएगी। अभी देखो दोनों को साइड बाय साइड कर लेते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये भी कर सकते हो। अगर साइन की एक्स जीरो होगा तो इस केस में क्या आ जाएगा, ये एक्स इक्वल टू 0 और पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे कुछ आएगा मेरे ख्याल से, सो ऑन। तो 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इन जनरल 2n+1 पाई लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ से आपका जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी एक तो। अगली वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो लैम्डा बाय 2 आ रही है मेरी 0। अगली बार सॉल्व करूंगा तो पाई से पाई कटेगा, लैम्डा बाय 2 आएगा। फिर अगला सॉल्व करूंगा तो लैम्डा आएगा। अगली वाली अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो कितनी आ रही है मेरी वैल्यू, 3 लैम्डा बाय 2 आ रही है, 2 लैम्डा 2 लैम्डा आ जाएगी। तो इन जनरल अगर मैं लिखूंगा तो x इक्वल टू इन जनरल क्या आ जाएगा, सर 2n+1 लैम्डा बाय 2। ऑड मल्टीपल आएगा लैम्डा बाय 2 के, सारे मल्टीपल आएंगे। सर लैम्डा बाय 2 के ऑड मल्टीपल आएंगे, वो सर सारे आएंगे। सारे मल्टीपल आ रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ सारे आएंगे सर, हाँ सारे मल्टीपल आ सकते हैं यहाँ पे। n लैम्डा बाय 2। तो इन जनरल एन लैम्डा बाय 2 लिख सकते हो। तो वहां पे आपका क्या हो रहा है, वहां पे एन लैम्डा बाय 2 पे क्या हो रहा है एक्चुअली, सर वहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू है वो 0 हो रही है। वो सर cos के x की वैल्यू 0, sin के x की वैल्यू 0 हो रही है सर। साइन की एक्स की वैल्यू 0 हो रही है, यानी मेरा इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 0 है। एम्पलीट्यूड 0 है ना। तो यहाँ पे x एट x इक्वल टू दिस थिंग एम्पलीट्यूड इज 0, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड में y a नॉट लिख लेता हूँ या कुछ यहाँ पे, क्योंकि a हमने यहाँ पे यूज किया है तो कुछ और यूज कर लेते हैं एम्पलीट्यूड के लिए, r यूज कर लेते हैं, r नॉट। एम्पलीट्यूड ऐसे भी लिखते हैं कई बार। तो हमारा r नॉट यहाँ पे 0 है एम्पलीट्यूड, ठीक है। यहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ से भी ऐसे कुछ आ जाएगा। अगर आप निकालना चाहोगे तो लैम्डा बाय 4 आया था आपका, अगला वाला सॉल्व करोगे आप तो 3 लैम्डा बाय 4 आ जाएगा। एंड अगला वाला क्या आएगा, 5 लैम्डा बाय 4। तो यहाँ पे तो क्या आ रहा है, ऑड मल्टीपल आ रहा है लैम्डा बाय 4 के। हमने कोई मिस तो नहीं किया, कॉस की एक्स हमारा 0 होता है 90 डिग्री पे, उसके बाद होता है 270 पे, नाइन्टी पे 0 होता है, उसके बाद यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा। ओके सर सही है सर। सही है हमारा, तो हमारा यही सही ठीक आएगा, ठीक है। तो हमारा जो आ रहा है ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा, यहाँ से अगर आप निकालोगे तो 4x इक्वल टू, इन जनरल अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, x इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 4, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर आप, अच्छा इसमें देखो दो जो पॉइंट हैं आपके, उनके बीच की अगर मैं दूरी निकालूं जो कि हमारे हमेशा रेस्ट में है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूं दो पॉइंट के बीच की दूरी जो हमेशा रेस्ट में है, तो कितनी दूरी आएगी दोनों इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो, सर लैम्डा बाय 4 की, लैम्डा बाय लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2। यहाँ पे इन दोनों के बीच में लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस है सबके, और यहाँ भी लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस है। तो लैम्डा बाय 2 पे 0 होगा। लैम्डा क्या चीज है सर वेवलेंथ, किसकी, सर पार्टिकल की सर, जो उधर मूवमेंट कर रहा है सर। नहीं पार्टिकल की वेवलेंथ थोड़ी होती है, वेव की, कौन से वेव की, सर जो कंबाइंड वेव है सर।
जो अब बनी है या पहले थी? सर जो अब बनी जो है। अब बनी है। कैसे? सर 2 वेव आपस में सर आई, उससे बनी है सर। आपने जो kx वगैरह लिखा है, ये kx कहाँ से आया था? ये तो यहाँ से आया था ना kx तो, यहाँ सर से। पुरानी वेव के केएक्स से आया है। तो ये यहाँ पे किसका वेव होगा? ये मैं k जो लिख रहा हूँ, किसका k लिख रहा हूँ? ये सर पुरानी वेव का। पुरानी वेव का लिख रहा हूँ। तो ये जो वेवलेंथ वगैरह है किसका है? ये सर पुरानी वेव का। पुरानी वेव का है ना, यानी जो हमारा x है, पुरानी वेव का जो वेवलेंथ होगा λ/2, वेवलेंथ होगा लैम्डा, उसके हाफ पे ऐसे ऐसे पॉइंट क्रिएट हो जाएंगे जहाँ पे कि पार्टिकल आपके मूव नहीं करेंगे, है ना। λ/2 पे, 0 पे, λ/2 पे, अगर मैं ऐसे देखूं तो 0 पे, λ/2 पे, लैम्डा पे ऐसे पॉइंट क्रिएट हो जाएंगे जो कि कभी भी मूव नहीं करेंगे। तो लैम्डा क्या है? पुरानी वेव का वेवलेंथ से उस पर डिपेंड करेगा कि पुरानी वेव का वेवलेंथ कितना था। तो सर λ/2 वो जो ऊपर एक्स आ रहा था उसमें भी एम्पलीट्यूड 0 ही था ना? किस केस में? ये फर्स्ट केस में। हाँ, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड 0 है। अगर मैं λ/4 लूँ, 3 λ/4 लूँ, ये बोल रहे हो आप? यस सर। हाँ, अगर मैं इक्वेशन ये वाली लेता हूँ, अगर मेरी ये इक्वेशन चल रही है, तो वो जो पॉइंट बनेंगे आपके, वो आपके पॉइंट यहाँ पे बनेंगे फिर λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, 7 λ/4 पे। तब भी आपका जो गैप आएगा वो λ/2 का ही आएगा, है ना। तो यस सर। सेम है। तो हम नॉर्मल केस साइन वाला लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये, कैसे कह सकते हैं कि पार्टिकल्स मूव ही नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे y 0 आ रहा है ना। इन केस में अगर आप ये वैल्यू पुट करते हो, यहाँ पे x की ये वैल्यू पुट करते हो, कहाँ पे? यहाँ पे, तो साइन हमारा 0 हो जाता है, क्योंकि हमने स्टार्ट यहीं से किया है ना। y तो वो होता है, डिस्टेंस होता है ना पार्टिकल का। हाँ, तो अगर मान लो पार्टिकल का डिस्टेंस 0 है किसी भी टाइम पे, तो एम्पलीट्यूड क्या लोगे उसका? इसी क्वेश्चन भाई, इसी क्वेश्चन में अगर आप ओमेगा टी चेंज करो, कुछ भी टाइम पुट करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 0 तो 0 ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 ही आ जाएगा। सर x तो वो होता है ना, मतलब हमने कोई भी पार्टिकल्स है एक वेव के अंदर, वो ये ना। हाँ, उसका डिस्टेंस है ना। तो मान लो उस पार्टिकल का जो डिस्टेंस आ रहा है, मान लो 3.5 मीटर आ रहा है सपोज, एक डिस्टेंस, और उस पे आपने यहाँ वैल्यू पुट करी, और आपने देखा कि उस वैल्यू पे तो साइन की वैल्यू 0 आ रही है। तो सर एक चीज पूछनी थी, यहाँ पे जो x है वो भी पार्टिकल का डिस्टेंस है और y भी। हाँ, x जो है कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला। और y कौन सा डिस्टेंस है? ऐसे वाला। ट्रांसवर्स जो डिस्टेंस होगा आपका, ये y है और ये x है। तो मतलब यहाँ पर वो एम्पलीट्यूड है ना, y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एम्पलीट्यूड होगा, y की हाँ मैक्सिमम सर वैल्यू। ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट इसका? सर एक बार लास्ट लाइट शो कर दो। आप स्कूल में करोगे तो ये वाला डायरेक्शन करना किताब में, क्योंकि इजी है थोड़ा समझाना, आप भी कंफ्यूज नहीं होगे। ये तो आपके क्वेश्चंस में भी ऐसे केस आ जाएंगे जब आप करोगे क्वेश्चंस, इसलिए मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है। सर यस, सर इसमें cos 0 होने पे आपने π/2 लिया है, और इसमें sin 0 पे 0 पाई क्यों? भाई साइन 0 कब होता है? साइन जो थीटा 0 होता है, साइन थीटा 0 कब होता है? 0 पे, पाई पे। यस सर, यस सर। और यहाँ पे मैंने cos को 0 किया, तो cos थीटा 0 कब? ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। ओके। और डाउट किसी को? नो सर। ऐसे लग रहा है आप लोगों की पहली क्लास ले रहा हूँ आज। इतने डाउट आ रहे हैं आज। सर ये चैप्टर भी तो मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल है। ठीक है। सर मतलब यहाँ पे जो x = n π/2 लिखा है, n λ/2 लिखा है, तो उसका मतलब है कि जो मतलब पुरानी वाली वेवलेंथ थी उसके हाफ पर एम्पलीट्यूड। हाँ, इन सब λ/2 और मैंने n का जो भी मल्टीपल होगा उन सब पे जो है एम्पलीट्यूड हमारा 0 आएगा, यानी वो पार्टिकल हमारे क्या होंगे? हमेशा यहीं पे रहेंगे, रुके हुए रहेंगे। कहाँ पे? 0 पे, λ/2 पे, और ये मैंने फिक्स मान लो इनको कि ये मूव नहीं करेंगे। ये है ना कि उसका ट्रांसफर्स में कोई डिस्टेंस नहीं है ऊपर। हाँ, ये पॉइंट यहीं पे रहेगा, बाकी पॉइंट हो सकता है आपके मूव कर जाए ऐसे, वेव ऐसे बन जाएगी आपकी,
कभी आपकी वेव ऐसे बन जाएगी, लेकिन ये पॉइंट कभी मूव नहीं करेंगे, ये पॉइंट फिक्स रहेंगे यहाँ पे। समझ आया। सर ये पॉइंट फिक्स हो गया। हाँ जी सर वो n लैम्डा बाय 2 था। हाँ, एन लैम्डा बाय 2। n क्या है? एन एनी नंबर, एन इक्वल टू 0 1 2 3 4 4, ये नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 ऐसे करते हैं ठीक है इन जनरल। ओके सर। ओके, तो ये पॉइंट हमारे रेस्ट में रहेंगे। मैं समझा, ये बात समझ में आई सबको अब? यस सर। ये पॉइंट हमेशा रेस्ट पे रहेंगे, किसी भी टाइम पे ये मूव नहीं करेंगे। पहली बात तो ये आई यहाँ से निकल के। इन पॉइंट की अगर हमें पोजीशन निकालनी है तो वो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा कि इक्वेशन क्या है, तो पोजीशन कुछ भी हो सकती है उन पॉइंट्स की, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमारा हर केस में कितना आ रहा है? लैम्डा बाय 2 आ रहा है। लैम्डा बाय 2, वो डिस्टेंस हमारा लैम्डा बाय 2 आ रहा है। ठीक है, एक बात तो ये हुई। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पे इसमें स्टैंडिंग वेव में और क्या प्रॉपर्टी है आपकी, इसमें कुछ और भी देखो। सर एक चीज पूछूं, हाँ जी। जो आपने बोला था कि लैम्डा यहाँ पे पिछली वाली वेव की लेनी है, हम्म, तो वेवलेंथ तो सेम ही नहीं रहेगी, क्योंकि अगर मीडियम सेम है, वेलोसिटी सेम है और फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, हम्म। तो वेवलेंथ जो हमारी स्टैंडिंग वेव बनी है उसकी वेवलेंथ भी तो वही होगी ना? स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ भी वही होगी, हाँ बोल सकते हो, वेवलेंथ दोनों की सेम होगी। लेकिन स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ थोड़ा अजीब सी है ना डिफाइन करना एक्चुअली, इसलिए मैं उसमें उसकी वेवलेंथ की बात नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, लेकिन हाँ वो आप जो कह रहे मतलब हो, वैसे होगी तो वही इतना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ बोल सकते हैं कि वेलोसिटी आपकी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो बोल सकते हो। ओके सर। ओके, अब जो है देखो ये पॉइंट कभी भी मूव नहीं करता, ठीक है, पहली बात तो ये है। तो इन पॉइंट को हम बोलते हैं नोड। जो भी पॉइंट है सारे ये नोड कहलाते हैं। आगे भी जो भी पॉइंट है जो कभी मूव नहीं करते, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0 होता है हमेशा। हमेशा क्या माने, एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम होता है, तो उसको हम 0 आता है वो आपका एम्पलीट्यूड इसका। दिस पॉइंट आर नोन एज नोड। ठीक है, अब ये पॉइंट फिक्स है हमेशा, है ना, और ये मूव कर रहा है। तो आपको क्या लगता है इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या ये जस्ट नेक्स्ट इसके जो है कि यहाँ तक पहुंच सकता है, ऐसे खींच सकता है स्ट्रिंग? नो सर। नहीं खींचेगा, है ना। और आप देख भी रहे हो यहाँ पे जो आपका जो वेरी कर रहा है वैल्यू, जो y है आपका, वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका x अगर 0 आया है, kx cos kx की वैल्यू अगर 0 आई है, तो अगले वाले की 1 तो नहीं आएगी, 1 आने में थोड़ा टाइम लगेगा इसे। सर हाँ जी, सर ये सेम टाइम पे है ना सब? ये एक टाइम पे, बिल्कुल एक हम टाइम पे वेव की शेप दिख रहे हैं। ओके सर। तो एक टाइम पे हम वेव की शेप देख रहे हैं, ये वेव की शेप है, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम इतना हो सकता है, जब ये अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगा। तो ये अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है अब, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है नीचे आना शुरू हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, तो ये भी नीचे आना शुरू हो जाएगा, इससे ऊपर जा नहीं सकता ये। ऐसे आपके सारे पॉइंट जो हैं, तो इसका कहने का मतलब ये है कि सब जो पॉइंट हैं आपके अलग अलग पॉइंट, सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। जो वाइब्रेट वो कर रहे हैं सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, लेकिन टाइम पीरियड क्या है सबका? सेम है। टाइम पीरियड सेम है बिल्कुल। जब वो अपने एक्सट्रीम पे पहुंचेगा ये भी अपने एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, और जब ये नीचे आएगा यहाँ पे पहुंचेगा अपने इस पे मीन पोजीशन पे, ये भी यहाँ पहुंच जाएगा मीन पोजीशन पे, और ये भी मीन पे पहुंच जाएंगे। तो सारे पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर मैं सिस्टम को देखूं तो उनका सबका फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड सेम है।
लेकिन एम्पलीट्यूड सबका अपना अपना अलग अलग है, किसी का मैक्स बहुत ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का जीरो भी है। ये बात क्लियर हुई इतनी? यस सर। ओके, तो ये जो पॉइंट हैं जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो सकता है, इनको हम बोलते हैं एंटी नोड। इनको बोलते हैं एंटी नोड। जो भी आपके ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन सबको बोलते हैं एंटी नोड। उसको नोड बोलते हैं जहाँ एम्पलीट्यूड जीरो होता है, और इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड एंटी नोड वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। तो इस वे में नोड और एंटी नोड क्रिएट हो जाते हैं जब ऐसी वेव बनती है। तो मतलब जो ये वेव बन रही है वो दो वेव के डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रही है ना? हाँ, उन दोनों के इंटरफेरेंस के कारण बन रही है। और सर जो सिंपल एक वेव है उसके अंदर नोड और एंटी नोड साथ में नहीं हो सकते? हो तो सकती है। उसमें हम नोड वगैरह डिफाइन नहीं करते ना, मैंने दो नोड, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर पार्टिकल जो है आपका कभी रेस्ट में नहीं रहता। जबकि नॉर्मल वेव होती है, इसमें कोई ऐसा पार्टिकल नहीं होता जो हमेशा रेस्ट में रहे। हर पार्टिकल कभी ना कभी ऊपर नीचे जरूर मूव करता है। ये भी नीचे या ऊपर मूव करेगा कभी ना कभी। अगर सिंपल एक वेव होती है जब, तो ये पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करता है, लेकिन यहाँ पे मूव नहीं कर रही है पार्टिकल कभी भी। तो इसलिए हमने बोला यहाँ पे नोड बने, तो यहाँ पे नोड बन सकते हैं। यहाँ पे नोड नहीं बनेगा कभी भी। हाँ सर, ओके। ऐसे ही यहाँ पे आप देखो, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अभी ये है, थोड़ी देर बाद इसका एम्पलीट्यूड भी ये हो जाएगा। जो वेव आपकी आगे ट्रेवल करेगी, तो आपका ये वाला पार्टिकल भी हो सकता है यहाँ पहुंच जाए। तो ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जो कि यहाँ तक ना पहुंचे एक्सट्रीम तक। सब पार्टिकल अपने एक्सट्रीम तक पहुंचेंगे। तो सारे पार्टिकल यहाँ पे एक्सट्रीम पे पहुंच रहे हैं, तो हमने ये नहीं बोल सकते कि ये पार्टिकल जो है केवल यही पहुंचेगा। तो वी कैन नॉट से कि यहाँ पे एंटी नोड है, ये पार्टिकल तो पहुंचेगा। तो यहाँ पे कोई एंटी नोड और नोड नहीं है सिंपल वे में। ठीक है, लेकिन इस वेव में दोनों हैं, नोड भी और एंटी नोड भी। अब आगे मूव करते हैं। एक बात तो यही हमारी कि नोड और एंटी नोड यहाँ पे बन जाते हैं। सर वो दूसरे वाले केस में तब देखा है ना जब सेम टाइम नहीं है, या फिर ये वाला जो केस है? यस सर। ये तो सिंपल वेव जब आप करते हो, जब सिंगल एक वेव होती है, ओनली वन वेव जब है, और आपकी ट्रेवल कर रही है मान लो यहाँ से यहाँ, ऐसा कुछ केस है अगर। ओके सर। तो इसमें ऐसा होगा। अच्छा, एक पॉइंट तो हमारा ये बना कि इसमें नोड और एंटी नोड बन जाएंगे। ठीक है, दूसरा एक्चुअली क्या है, जो फिक्स पॉइंट है ना आपके, जो फिक्स हैं, जो आपके नोड हैं, फिक्स पॉइंट जो होते हैं वो फिक्स सपोर्ट की तरह बिहेव करते हैं। अभी हमने फिक्स सपोर्ट पढ़ा था इसमें। तो यहाँ पे क्या होता है, फिक्स सपोर्ट पे एनर्जी आपकी घूम के वापस आ जाती है टकरा के। अगर कोई ट्रांसमिशन ना हो, अगर कोई लॉस ना हो एनर्जी का, तो टकरा के वापस आ जाती है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपकी, एक्चुअली ये भी आपके फिक्स सपोर्ट की तरह बिहेव करते हैं। नोड बिहेव लाइक फिक्स सपोर्ट। तो वहां से एनर्जी क्या होती है हमारी, टकरा के वापस आ जाती है। तो एनर्जी तो वापस जो आ रही है वो तो फिक्स सपोर्ट की वजह से आ रही है ना? हाँ, वो फिक्स सपोर्ट की वजह से आ रही है, आप ये बोल सकते हो। सर नोड पर तो कोई एनर्जी नहीं होगी। हाँ, नोड पे कोई एनर्जी नहीं होगी। और सर इसका मतलब क्या है सर, एनर्जी गेट रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम दिस? इसका मतलब ये है कि जो आपकी, अगर आप मान लो ऐसी वेव आपने क्रिएट कर दी, तो इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी कैसे ट्रांसमिट होती है वेव में? आप कहते हैं ना, वेव इज अ फॉर्म विच ट्रांसमिट द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। यहाँ से हमने चैप्टर शुरू किया था। तो कैसे वाइब्रेशन से सर, एक पार्टिकल दूसरे को वाइब्रेट करता है, दूसरा तीसरे को करता है, उससे वाइब्रेशन पहुंचता है। यस सर। एनर्जी पहुंचती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को खींच रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, डिस्टर्ब कर रहा होगा, उससे एनर्जी पहुंच रही होगी। हाँ सर। लेकिन ये तो ठीक है ये पार्टिकल, लेकिन ये वाला पार्टिकल जो है ये तो वाइब्रेट ही नहीं कर रहा।
हाँ सर, वाइब्रेट ही नहीं कर रहा। तो ये वाइब्रेट नहीं करेगा तो एनर्जी आगे कैसे ट्रांसफर करेगा? सर ये जो वाला उससे पहले वाला पार्टिकल होगा वो तो वाइब्रेट कर रहा है ना, तो वो हाँ, उससे नोड वाले के बाद के जो पार्टिकल को पहुंचा देगा। कैसे पहुंचाएगा? लेकिन बीच में गैप आ गया ना भाई, ये तो वाइब्रेट कर रहा है और ये भी वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन बीच में तो गैप है। बीच में तो ये वाला पॉइंट है आपका जो वाइब्रेट ही नहीं करेगा। भाई मान लो आप सर ये साउंड भी है। आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, बीच में वैक्यूम आ जाए थोड़ा सा, तो आपका साउंड मेरे तक पहुंचेगा? सर नहीं। नहीं पहुंचेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप बोलोगे नहीं आंसर एयर है और यहाँ पे एयर है, बीच में वैक्यूम थोड़ा सा ही तो है, तो ये वाली एयर इसको वाइब्रेट करा देगी। पॉसिबल है? सर ऐसा ऐसा तो हो सकता है ना कि मतलब उधर से हीट बन जाए, मतलब वाइब्रेशन एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और फिर हीट एनर्जी फिर से वाइब्रेशन में कन्वर्ट। अगर ऐसा हो पाए तो हाँ, फिर वो दोबारा कन्वर्ट होके वो तो बहुत डिफिकल्ट काम है ना कि वो सेम उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में वेव आई थी उसी फॉर्म में दोबारा बन जाए, यस सर। तो बहुत डिफिकल्ट है ना। तो ऐसा यूजुअली नहीं होता। तो यूजुअली जो है हमारा यहाँ पे साउंड खत्म हो जाएगा बीच में। हाँ सर, तो फिर ये अगले पार्टिकल तक ही जाएगा फिर। तो नहीं जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, जो वेव आएगी एक बार अगर आ गई ना वेव, तो ये क्या होगा, टकराती रहेगी यहाँ पे। तो क्या होगा, ये जो लूप बन रहा है ना आपका ऐसे वाला, इसमें जो दो नोड हैं, ये एनर्जी इसके बीच में फंस जाएगी। तो एनर्जी बार बार यहाँ टकरा के यहाँ और फिर यहाँ से टकरा के यहाँ और फिर यहाँ, ऐसे घूमती रहेगी। एक बार जब ये वेव बन गई तो एनर्जी आपकी फिर ऐसे हो जाएगी लगभग, आप ये भी बोल सकते हो। तो सर उसके बाद का पार्टिकल है सर, वो तो फिर मूव ही नहीं करेंगे, तो सर उसके बाद तो पूरी लाइन ही नोड होनी चाहिए फिर। नहीं, यहाँ भी फंसी हुई है ना एनर्जी, एनर्जी तो यहाँ भी फंसी हुई है ना पहले ही। एनर्जी तो फंसी है तभी तो ये बना है ऐसा। जब एक बार वेव आपकी सेट हो गई पूरी, ऐसी वेव बन गई स्टैंडिंग वेव, तभी तो ये कंडीशन आई है। तो हर लूप में आपकी एनर्जी फंसी हुई है। तो जो एनर्जी है वो इन दोनों लूप के बीच में ही घूम रही है, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी इन दोनों लूप के बीच में, इन सर दोनों मतलब दो नोड के बीच में फंसी हुई है। दो नोड के बीच में हमारी एनर्जी फंसी हुई है, इसलिए तो यहाँ इसको पर आपने लिखा है कि एनर्जी गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दीज, और जो हाँ यहाँ पे जो दीज है उनका मतलब नोड्स है ना जो। हाँ नोड्स। सर मतलब जो ये फिक्स पॉइंट बनने से पहले जो इनमें एनर्जी थी वो इनसे रिलीज हो रही है फिर। हाँ, वो जो एनर्जी अब थी वो इसी के बीच में अटक के रह गई, ऐसा भी सर बोल। तो इनके बीच में रहेगी, ये रिलीज नहीं होगी एटमॉस्फेयर में बाहर। वो तो आप फ्रिक्शन ले लो या कुछ और, आप लॉसेज लोगे तो हम यूजर लेते ही है ना लॉसेज हमारे। अगर हम लॉसेज ना माने, आइडियल कंडीशन माने, तो लॉस नहीं होगा, एनर्जी उसके बीच में ही घूमती रहेगी बार बार, ओके। है ना। तो इसमें एनर्जी आपकी घूमती रहेगी, इसलिए इस वेव को हम, एक और रीजन इसका जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कहता दो रीजन है, एक तो आपके पार्टिकल मूव नहीं कर रहे और दूसरा आपका जो है एनर्जी आपकी इसके बीच में फंस जाएगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी। इसका एक नाम स्टैंडिंग वेव भी है, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव है इसका नाम। तो इसलिए इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं या स्टेशनरी वेव बोलते हैं। कुछ एप्लीकेशन है इसका? स्टैंडिंग वेव का? यस सर। हाँ, आप देखोगे भी सोनोमीटर जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो वो स्टैंडिंग वेव है आपकी, और अभी एक वो करते हो ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, वो आपका इसका एप्लीकेशन है, अभी देखोगे आप। ठीक है, फंस गई एनर्जी? ओके, तो एनर्जी यहाँ पे अटक गई हमारी, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें तो कुछ कुछ मोटी मोटी बातें हमने जो देखी स्टैंडिंग वेव में अब तक ये देखी भाई कि एम्पलीट्यूड हर पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट होता है, और नोड क्या होते हैं, एंटी नोड क्या होते हैं, एनर्जी कैसे आपकी वो वेरी करती है। ठीक है, इसमें एक चीज और देखो आप लोग, इसमें जो आपके वेव होती है ऐसे, तो वेव की जो शेप एक्चुअली बनती है ना वो ऐसे बनती है। अभी आप पूछ रहे हो शेप कैसे बनती है, ठीक है। सर ये जो वेव है ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों हो सकते हैं ना? हाँ, ये दोनों में पॉसिबल है। स्टैंडिंग वेव जो है ट्रांसवर्स वेव में भी बन सकती है, लॉन्गिट्यूडनल में बन सकती है। ओके सर। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये वेव जो ऐसे बनती है तो इसमें क्या होता है, ये तो आपके फिक्स है पॉइंट, इसका तो कुछ नहीं होना। आपके जो बाकी पॉइंट मूव कर रहे हैं, ये पॉइंट अपने मैक्सिमम में पहुंच चुका है तो ऐसे आएगा वापस अब,
तो ये भी वापस आएगा उस समय पे, ये भी वापस आएगा, ये भी वापस आएगा। ये जो अपने एक्सट्रीम पे है ये भी एक्सट्रीम पे है, यस बोल सर। सकता हूँ। तो दोनों में फेज, अगर मैं उनका फेज लूं तो फेज डिफरेंस कितना आएगा दोनों का? सर 0। 0 आएगा, है ना। दिस इज लाइक जस्ट लाइक दो पेंडुलम है आपके, और दोनों आपके जो है एक्सट्रीम पे साथ में पहुंचते हैं। मान लो एक पेंडुलम ऐसा है, एक पेंडुलम ऐसा है, दोनों एक्सट्रीम पे पहुंचे हुए हैं अभी, तो दोनों का फेज सेम होगा। तो मैं बोलूंगा फेज डिफरेंस कितना होगा इन दोनों के बीच का? 0 होगा। किन दोनों के बीच का? इन दोनों पेंडुलम के बीच का। सर मैं वेव में किन दोनों? वेव में इन दोनों पार्टिकल के बीच का, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि दोनों अपने एक्सट्रीम पे हैं। बोल सकता हूं? यस सर। और ये भी तो एक्सट्रीम पे है, इसका फेज भी सेम होगा, इसका भी फेज सेम होगा, इसका भी फेज, तो सबका फेज सेम है यहाँ पे। तो सारे पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे है ना इस समय। यस सर। तो सबका फेज सेम है, तो यानी सारे पार्टिकल क्या है, सेम फेज में है। ये सारे पार्टिकल जो है आपके, सारे पार्टिकल जो है, ऑल पार्टिकल आर इन सेम फेज। ठीक है। ऐसे ये भी सेम फेज में होंगे सारे पार्टिकल, आप देखोगे तो ये भी किसी फेज में होंगे, सबके सब एक्सट्रीम पे अपने, तो ये भी सेम फेज पे होंगे। तो ये सारे पार्टिकल जो है सेम फेज में है इस समय, ठीक है। और ये वाले पार्टिकल, ये भी एक्सट्रीम पे अपनी, तो ये इधर को जा रहे होंगे, ऐसे जा रहे होंगे ये भी। तो ये सारे पार्टिकल भी सेम फेज में होंगे, यहां से लेके यहां तक। अब अगर मैं इस वाले लूप के पार्टिकल देखूं, ये सब सेम फेज में है, इनका फेज मान लो φ1 मान लेता हूं, और इसका फेज φ2 मान लेता हूं। इनमें सबका फेज कितना है? φ1, सबका φ1 है, इसका φ1, इसका φ1, इसका φ1, φ1, इसका φ2। तो क्या φ1 φ2 में क्या रिलेशन होगा? सर 5 1 माइनस 5 2 π/2। π/2 होगा या पाई होगा? सर पाई होगा सर, सॉरी पाई होगा, वो 2 पाई पे रिपीट करता है, पाई। पाई होगा क्यों होगा पाई? सर, क्योंकि आधा है ना सर, वो 2 पाई पे तो वो पूरा चक्कर हो जाता है कंप्लीट। करेक्ट। आप ये मान सकते हो कि ये दोनों जो है अपनी अलग अलग एक्सट्रीम पे हैं, एक इस वाली एक्सट्रीम पे है और एक आपका इस वाली एक्सट्रीम पे है। जब कोई पार्टिकल अपने अलग अलग दूसरे अलग एक्सट्रीम पे होते हैं, तो ये इसका केस हो गया, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे है। तो इन दोनों में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितने का होता है? पाई का। तो ये जो सारे पार्टिकल हैं, और ये जो सारे पार्टिकल हैं, किसी भी पार्टिकल, दो पार्टिकल आप उठा लो, कोई भी दो, एक यहाँ का इस लूप का, एक इस लूप का, दोनों में फेज डिफरेंस पाई होगा। यानी पूरे लूप का हम बोल सकते हैं, इस लूप का और इस लूप का फेज डिफरेंस इज पाई। ये बात क्लियर आई? क्लियर हुई? 5 1 माइनस 5 2 पाई कैसे हुआ, समझ नहीं आया। एक मिनट, आई बताता हूं। मैं बोल सकता है नहीं फेज डिफरेंस। हाँ समझ आ गया। आ गया। मैं बोल सकता हूँ फेज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लूप्स इज पाई, ये बोल सकता हूँ मैं फिर। यस सर। बोल सकता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं एक नॉर्मल वेव को और स्टैंडिंग वेव को, तो स्टैंडिंग वेव में कुछ अलग अलग चीजें हैं, है ना, तो इसलिए नॉर्मल वेव से थोड़ा अलग है ये। अगर मैं ये नॉर्मल वेव की बात करता, तो इस पार्टिकल की और इस पार्टिकल की बात करता, तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं आप? कितना बोलते हैं फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं फिर आप? मान लो पार्टिकल इससे x डिस्टेंस पे है और मुझे फेज डिफरेंस चाहिए इन दोनों पार्टिकल के बीच का, कैसे निकालते हो आप? ये फॉर्मूला लगाते हो ना आप? ऐसे कुछ करके लगा सकते हो, या फिर उल्टा कर लो इसको। ऐसा फॉर्मूला लगाते हो ना आप फेज डिफरेंस निकालने के लिए दो पार्टिकल के बीच का? यस सर। ये लगाते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो पार्टिकल आप ले रहे हो तो दोनों में फेज सेम आ रहा है।
यस सर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है वेव, है ना। तो यहाँ पे इन सबका फेज सेम आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फेज डिफरेंस जो है एक लूप का जो है सेम होता है, और दो लूप जो आपके होते हैं उनके बीच में एक लूप का फेज डिफरेंस सेम होता है। फेज डिफरेंस ऑफ ऑल पार्टिकल, ये भी लिख देते हैं फेज डिफरेंस, ये पहले लिखना चाहिए था एक्चुअली हमें। फेज डिफरेंस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन वन लूप, वन पर्टिकुलर लूप इज, फेज डिफरेंस नहीं बोलना चाहिए, फेज बोलना चाहिए, ऑफ ऑल पार्टिकल इन पर्टिकुलर लूप इज सेम, या फेज डिफरेंस बोलूंगा 0 बोलूंगा। ये बात क्लियर? यस सर। ओके। इसमें देखो एक और क्या अलग चीज है, ये पार्टिकल जब मीन पे पहुंचेगा तो ये भी मीन पे पहुंच जाएगा, और ये भी पहुंच जाएगा, और ये भी पहुंच जाएंगे सारे पार्टिकल अपने मीन पे। तो हाँ सारे पार्टिकल एक साथ मीन पे पहुंच रहे हैं। यस सर। और है ना, और Yes, एक साथ एक्सट्रीम पे भी पहुंच रहे हैं। यस सर। क्या नॉर्मल वेव में ऐसा होता है नो सर। कि सारे पार्टिकल एक साथ मीन पे पहुंचे, सारे एक्सट्रीम पे पहुंचे एक साथ? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। आपकी वेव थोड़ी देर बाद ऐसे बन जाती है मान लो, लेकिन सारे तो नहीं पहुंचते एक साथ एक्सट्रीम पे या मीन पे। तो यहाँ पे लेकिन सारे पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पे पहुंच रहे हैं और एक साथ मीन पे पहुंच रहे हैं। तो वी कैन से कि ऑल पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग, particles of the string reaches reaches to its extreme or mean position simultaneously। ये यहाँ पे बहुत स्पेशल है, इसमें नहीं होता ये। एक इसमें नहीं होता मूविंग वेव में। जो सिंपल वेव होती है हमारी, मूविंग वेव होती है, ट्रैवलिंग जो वेव होती है, प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं इसे हम, उसमें नहीं होता। ओके सर। ओके। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑल एनर्जी, इससे क्या इंप्लाई होता है? ऑल एनर्जी बिकम्स पोटेंशियल। अगर आपके पार्टिकल बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंचते हैं तो पोटेंशियल हो जाती है, और अगर मीन पे आते हैं सब एनर्जी हमारी काइनेटिक हो जाती है। तो ऑल एनर्जी बिकम पोटेंशियल और काइनेटिक एट सम पर्टिकुलर टाइम। आपकी एनर्जी पूरी काइनेटिक बन जाती है कभी कभी, और पूरी की पूरी पोटेंशियल बन जाती है एट पर्टिकुलर टाइम्स पे। वो यहाँ पे नहीं होता। प्रोग्रेसिव वे में कभी भी एनर्जी आपकी टोटल नहीं होती, वो काइनेटिक नहीं होती, पार्टिकल की या फिर टोटल वेव? पूरे स्ट्रिंग की ऑल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग। सर प्रोग्रेसिव में कभी कुछ में पोटेंशियल होगी, कुछ में काइनेटिक ना। हाँ, प्रोग्रेसिव में किसी पे काइनेटिक, माने आपका जो पार्टिकल है उस पर भी काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल भी होगी, और अलग अलग जो आपके पार्टिकल देखोगे आप तो दोनों होगी, आपकी काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल भी होगी। कभी टोटल काइनेटिक नहीं होगी, टोटल पोटेंशियल नहीं हो सकती। दोनों का सम होगा हमेशा। ठीक है? यस सर। यहाँ पे भी जब आपका केस आएगा, मान लो बीच वाला केस अगर कोई आता है, तो ऐसे जरूरी नहीं कि हमेशा, मैं ये नहीं बोला कि हमेशा इसमें हमेशा काइनेटिक होगी, हमेशा पोटेंशियल होगी। जब ये एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे तो पोटेंशियल होगी, और जब ऐसा होगा तो काइनेटिक होगी। लेकिन मान लो अभी इसने ऐसे पहुंच गया, अब ये नीचे जाना शुरू करेंगे पार्टिकल आपके, तो नीचे जाएंगे तो अब मान लो अभी कंडीशन ये बनी है, और ये नीचे जा रहे हैं पार्टिकल, ये वाले जो है इस एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश कर रहे हैं सारे पार्टिकल, और ये वाले इस एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइम पे दोनों एनर्जी है इसमें। इस टाइम पे इसमें पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ऐसे आते हैं जबकि उनकी एनर्जी पूरी की पूरी या तो काइनेटिक हो जाती है या पूरी की पूरी पोटेंशियल हो जाती है। पर्टिकुलर ऐसे टाइम इंटरवल आते हैं।
अदरवाइज उसमें भी दोनों एनर्जी होती है, यहाँ पे दोनों होंगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी, यहाँ पे केवल पोटेंशियल होगी और यहाँ पे केवल काइनेटिक होगी। ये हमारा स्टैंडिंग वेव का केस है। पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपकी एनर्जी दोनों हो सकती है। कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों जो है वो हो जाएगी। समझ में आया बात? सर ये तो सर दो ही केस में हो सकता है कि या तो पोटेंशियल हो या काइनेटिक। हाँ, वो या एक्सट्रीम तो पे चला जाए। वो अपनी इस वाली मैंने दो एक्सट्रीम हो सकती हैं आपकी ना, तो किसी भी एक्सट्रीम पे जब जाएं तो दो बार ये ऐसा हो सकता है एक साइकिल में कि आपकी एनर्जी टोटल काइनेटिक हो जाए या टोटल पोटेंशियल, एक साइकिल में दो बार हो सकता है ऐसा। ठीक है? यस सर। ओके, तो दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टैंडिंग वेव, जो मेन प्रॉपर्टी थी आपकी। अब इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है नोड और एंटी नोड को समझना, कि जो नोड होते हैं और एंटी नोड होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये स्टैंडिंग वेव है हमारी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा जो हमने शुरुआत की थी। शुरू में कंफ्यूजन था लेकिन अब धीरे धीरे क्लियर हो गए पॉइंट सारे। पॉइंट क्लियर हो गए सारे? अब जब भी डाउट है किसी को? क्लियर हो गया सर। क्लियर होगा सर। सर जो वो दो नोड के बीच की एनर्जी है सर, वो एकदम से कभी पोटेंशियल एनर्जी, एकदम से कभी काइनेटिक एनर्जी कैसे हो रही है सर? भाई जब ऐसा केस आ जाएगा ना आपका, जब मैंने आपको बोला ना सारे पार्टिकल जो है मीन पे एक साथ आएंगे, जैसे एक्सट्रीम पे एक साथ जाने, मान लो ये केस आ गया, सब पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंच गए। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितनी होती है पार्टिकल की? 0 सर, उस टाइम Zero। पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी पोटेंशियल हो गई यहाँ पे, और जब ये सारे के सारे यहाँ पे पहुंचे तो अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी? सर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी आपके साथ, ये पार्टिकल ऐसे भाग रहे होंगे इधर को, और ये पार्टिकल ऊपर को भाग रहे होंगे, ये नीचे को भाग रहे होंगे अगले लूप वाले, ऐसे होगी कंडीशन। मतलब सर मतलब एनर्जी एक या तो एकदम पोटेंशियल एनर्जी होगी या फिर एकदम काइनेटिक एनर्जी। दो बार है ना, या तो यहाँ पे होगा ये केस पोटेंशियल, फिर एक बार काइनेटिक बनेगी, फिर पोटेंशियल बनेगी, फिर काइनेटिक बनेगी। मैंने आप टोटल बोलो तो 4 बार ऐसे केस हो सकते हैं कि एनर्जी एक ही तरह की एनर्जी बन गई पूरी एक मोशन में। अगर उसके बीच का कोई पॉइंट लोगे तो जरूरी नहीं है कि वो केवल पोटेंशियल हो, ऐसा केस भी हो सकता है कि दोनों हो। अगर आप टाइम कोई बीच का टाइम ले लोगे, इसके बीच का एक्सट्रीम वाला टाइम मत लो, मीन वाला टाइम भी मत लो, बीच का टाइम ले लो, तो एनर्जी दोनों का सम होगी, काइनेटिक और पोटेंशियल का। यस सर। सर और ये सर वो नोड पर पार्टिकल सर मूव नहीं कर रहा सर, उसकी वेलोसिटी 0 है, बट सर अगर वेलोसिटी 0 है तो सर काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए ना सर, पोटेंशियल एनर्जी कुछ हो सकती है सर? नहीं, पोटेंशियल कैसे होगी? पोटेंशियल कब होती है? जब हमारा कोई स्ट्रेच हो वहां पे, मैंने आप पार्टिकल आपका ऊपर या नीचे हो ना, तभी तो होगी पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर नीचे हो जाएंगे वो। अच्छा हाँ, यस सर, हाँ सही है। ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है देखो, जो आपका स्ट्रिंग है ना, ये इसमें मान लो किसी तरह से आपने वाइब्रेशन कर दी है, तो वेव आपकी ट्रेवल करेगी, ऐसे टकरा के वापस आएगी, फिर यहाँ से टकरा के वापस आएगी, घूमती रहेगी वेव आपकी, है ना। इस स्ट्रिंग में ये फिक्स सपोर्ट है और आपने स्ट्रिंग में वाइब्रेशन कर दिया, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए? नोड। नोड या नोड। और कोई कंडीशन हो नहीं सकती यहाँ पे, ना तो एंटी नोड बन सकता है यहाँ पे, ना कुछ और हो सकता, या तो जो है नोड बनना ही बनना है, फिक्स है ये। ठीक है सर ये तो अभी पढ़ा भी था हमने। कब पढ़ा था? सर वो आपने बताया था ना, नोड बिहेव लाइक फिक्स सपोर्ट। अच्छा ओके। हाँ, तो यहाँ पे तो बने उल्टा है, यहाँ पे फिक्स ऑलरेडी फिक्स आपने किया हुआ है पहले ही, है ना। जब वेव नहीं थी तब भी आपने फिक्स किया हुआ है इसे, तो ये तो बनना ही बनना है नोड। ठीक है। यस सर। तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो वेव बनेगी उसमें या तो एक लूप हो सकता है या फिर 2 लूप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नोड बनना ही बनना है। ऐसा हो सकता है कि 1.5 लूप हो? नो सर। 1.5 लूप पॉसिबल नहीं है। 1.5 लूप बनेगा तो फिर यहाँ पे एंटी नोड बन जाएगा। अगर 1.5 लूप तो इतना हो गया आपका, तो वो हो नहीं सकता। तो आपकी जो स्ट्रिंग जो वाइब्रेट करेगी, तो ऐसे वाइब्रेट करेगी या फिर ऐसे वाइब्रेट करेगी, या फिर 3 लूप में करेगी या 4 लूप में करेगी, ऐसे करेगी। तो मतलब कोई नेचुरल नंबर होगा?
नेचुरल नंबर होगा, बिल्कुल। तो ये जो है वायर की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिसपे वो वाइब्रेट कर सकती है, ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, कल दिल्ली में अर्थक्वेक आया था, यस सर। पता चला आप लोगों को? यस सर, काफी खतरनाक था सर। अच्छा, आप ओके, मुझे तो पता ही नहीं चला यार, मैं तो समाचार में देखा, मैं तो आराम से घूम रहा था, मेरे को समाचार में पता चला अर्थक्वेक आ गया। यस सर, मुझे तो आज तक कभी पता नहीं चला। अच्छा, तो जो अर्थक्वेक आया उसमें बिल्डिंग आपकी मान लो वाइब्रेट कर रही है ना, तो बिल्डिंग की एक, हर बिल्डिंग की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, हर ब्रिज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, अगर वो फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक की और बिल्डिंग की मैच कर गई तो काफी ज्यादा वाइब्रेशन होगा, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी तो वाइब्रेशन काफी कम होगा। मान लो आपने फ्रीक्वेंसी ऐसी बना दी कि ये ऐसा लूप बन ही नहीं सकता, ये कुछ और बनना चाह रहा है, तो बन ही नहीं पाएगा वो, बार बार क्या होगा, यहाँ पर डेसिपेटिंग फोर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये अगर ऐसा वाइब्रेट कर सकता है तो ठीक है, या फिर ऐसा कर सकता है तो ठीक है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये। लेकिन अगर ऐसा वाइब्रेट नहीं कर सकता तो फिर आप उसको जबरदस्ती वाइब्रेट करने की कोशिश कर रहे हो जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है। उस केस में आपके जो ये एम्पलीट्यूड है या ऑसिलेशन है वो काफी ज्यादा नहीं होता है ना। दिस आर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर, जो कि यहाँ पे पॉसिबल है। तो सर वो जो जब सुनामी आती है तो उसमें जो अर्थक्वेक आता है उसमें भी यही होता है, सुनामी में तो वाइब्रेशन का? नहीं, वहां तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो प्लेट का हो सकता है, जो टेक्टोनिक प्लेट होती है, लेकिन जो ओशियन वाटर मूव करता है तो ओशियन वाटर की मुझे नहीं लगता कि कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, उससे कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी फिक्स है उसकी कि इतने पे वाइब्रेट करेगा वो समथिंग, है ना। तो वहां पे फिक्स नहीं है, लेकिन बिल्डिंग वगैरह में फिक्स तो है। सर हो सकता है ना कि मैच कर जाए तो फिर आ जाए, ज्यादा वाइब्रेशन होगा फिर। किससे मैच, किसकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर जाए? सर मतलब अगर जैसे सुनामी आती है तो सर मतलब ओशन में जब अर्थक्वेक आता है, हाँ, हाँ, तो सर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए उन दोनों की, किन दोनों की? वाइब्रेशन। हाँ सर, एक मिनट सर। एक तो अर्थक्वेक आया उसकी फ्रीक्वेंसी है कोई, और दूसरी किसकी? सर वो की? जो, यस सर, नहीं, वाटर की कोई फिक्स नहीं है मोमेंट। भाई, वाटर तो फ्री है, वाटर तो हो सकता है सारी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर जाए। जैसे यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी निकालोगे, अभी आप देखोगे थोड़ी देर में, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसे आ जाएगी कि या तो 0 पे वाइब्रेट करे, या 200 पे करे, या 400 पे करे, या 600 पे करे, ये इसकी नेचुरल है, ऐसे आ जाएगा देखोगे थोड़ी देर में। लेकिन वाटर के केस में क्या आएगा, 0 भी आ जाएगा, 0.1 भी आ जाएगा, 0.2 भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, क्योंकि वाटर कोई फिक्स ऐसा नहीं है, उसका वो प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं है उसमें। यस सर। उसकी सर सारी इनमें अगर इनमें से किसी पे भी आएगा अर्थक्वेक वगैरह जैसे 200 400, तो फिर उसमें इनमें से किसी भी वैल्यू पे होगी ना मैच, तो ऑसिलेशन आपका काफी ज्यादा होगा, इस टाइप का ऑसिलेशन होने लगेगा इनमें से किसी भी वैल्यू पे। किसी भी वैल्यू पे जो मैच कर जाएगी। अर्थक्वेक की मान लो कोई फ्रीक्वेंसी आ गई, मान लो अर्थक्वेक की 1200 आ गई, तो आपका जो नेक्स्ट वाला होगा उस मोड में वो वाइब्रेट करने लग जाएगी बिल्डिंग आपकी। तो फ्रीक्वेंसी मैच करने से क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी मैच करने से ये होता है कि देखो, मान लो सपोज एक ऐसे समझो कि ये पेंडुलम है, मान लो ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी जिससे ऑसिलेट कर रहा है ये। यस सर। अब आपने भी इस पे एक फोर्स लगाया जो कि एक वेरिएबल फोर्स है, तो मान लो वो फोर्स आपका जो है वो कम ज्यादा हो सकता है ना, तो आप इसके अकॉर्डिंग फोर्स लगा रहे हो, जो इसका ऑसिलेशन है उसके अकॉर्डिंग आप भी, आपका जो फोर्स है वो भी आप भी ऐसे वेरी करा रहे हो। जैसे इस पे फोर्स वेरी कर रहा होगा ना, हर पॉइंट पे अलग अलग फोर्स होगा। इस पॉइंट, इस मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे होगा, 1 पे या 2 पे? 1 पे। एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है, मीन पे 0 होता है, तो 1 पे फोर्स मैक्सिमम होगा। तो मान लो आप भी जो फोर्स लगा रहे हो ऐसे लगा रहे हो कि मैं 1 पे मैक्सिमम लगाऊंगा, 2 पे 0 लगाऊंगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम लगाऊंगा ऐसे फोर्स, और सेम डायरेक्शन में लगाऊंगा, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा? वो तो अगर फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा एम्पलीट्यूड, मान लो। लेकिन मैं फोर्स उल्टा लगाने लगूं कि भाई जब इस पे फोर्स इधर को लगेगा मैं फोर्स इधर को लगाऊंगा, तो ऐसा कुछ, तो घट जाएगा एम्पलीट्यूड, तो है ना। या फिर मान लो आप जब इसकी फ्रीक्वेंसी जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो ये तो इसका फोर्स जो है मान लो 2 बार चेंज हुआ, लेकिन आपने 5 बार चेंज कर दिया अपना फोर्स का डायरेक्शन, तो क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा? वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है भाई आपने 5 बार आपने डिस्टर्ब कर दिया ना उसका डायरेक्शन, तो एक पर्टिकुलर मूव करना चाहता है, तो एम्पलीट्यूड उसका डिस्टर्ब हो जाएगा ना, उसका तो कम हो जाएगा एम्पलीट्यूड। तो अगर आप उसकी नेचुरल जो एम्पलीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग अगर आप फोर्स लगाओगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप फोर्स लगाओगे तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। और अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग नहीं लगाओगे, अपने हिसाब से कुछ भी लगाओगे, तो एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ेगा, कम हो जाएगा। तो ये तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है ना।
फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? ये तो होता है फ्रीक्वेंसी का आप जो फोर्स आपका वेरी करता है वैसे वेरी करेगा ना, तो डायरेक्शन तो खुद ही प्लस माइनस होती जाएगी ना आपकी। ये आपके फोर्स की वो है मान लो ग्राफ टाइम के साथ, और ये पेंडुलम का ग्राफ है मान लो, जो अपने उसके फोर्स नेचुरल फोर्स लग रहे हैं उसका ग्राफ ऐसा है। तो अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है तो आपको फायदा होगा। अगर मान लो आप ऐसे लगा रहे हो, ये पेंडुलम का ग्राफ ऐसे है और आप लगा रहे हो ऐसे, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी पेंडुलम को। समझ गया। सर इस वाले केस में फिर जरूरी है कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज ही होगा अगर हम रैंडम कुछ अलग ही फोर्स लगा रहे हैं? तो होगा ही ना, क्योंकि आप भाई जब तक ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचने वाला था, इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा था, नेचुरल फोर्स यहाँ से यहाँ पहुंचने में, लेकिन आपने उसी दौरान जो है फोर्स का डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया। फ्रीक्वेंसी चेंज होने का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने का मतलब ये है कि आपने फोर्स का डायरेक्शन बीच में चेंज कर दिया, तो आपने तो उसको डिस्टर्ब कर दिया ना वो मोशन। तो हो सकता है कि चेंज करके उसी डायरेक्शन में किया हो जिसमें उसमें ऑलरेडी लग रहा था। नहीं, उसका मतलब तो ये है कि जब ये अपना एक फोर्स का लूप कंप्लीट हो रहा है, जो नेचुरल फोर्स है, उसमें आपने 2-3 लूप बना दिए अपने ऐसे। जब ये पॉजिटिव लूप चल रहा था, आपका नेगेटिव लूप आ गया बीच में ही, अच्छा ठीक है, समझ गई, सॉरी। हाँ तो ये हो जाएगा ऐसा केस, तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा ना आपका मामला। ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी ये होती है। ठीक है, अच्छा अब ये जो हमारे केस होते हैं इसको हम देखो, यहाँ पे टाइम हो गया, अच्छा इसको खत्म कर लेते हैं सर। हाँ जी सर नेक्स्ट क्लास भी है। नेक्स्ट क्लास सर ये खत्म हो जाएगा अभी 5-10 मिनट में। हाँ बस खत्म कर रहे हैं। ओके सर। अभी कौन सी क्लास है आपकी रात को? मैथ्स की है? यस सर, वही होती है। अच्छा ठीक है, खत्म करते हैं फटाफट। तो देखो इस केस में आप देखें, आपकी जो ये बन रहा था पूरा, ये वेवलेंथ होती है लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक 2 लूप बनते हैं आपके, लैम्डा में 2 लूप बन रहे थे आपके, तो यहाँ से यहाँ तक λ/2 था ये। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है आपका इस केस में ये λ/2 होगा, क्योंकि एक लूप बना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि हमारा जो L है, L इक्वल टू λ/2 है, जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो λ/2 के बराबर है। तो वी कैन राइट लैम्डा इक्वल टू, इस केस में जो लैम्डा आएगा वो 2L के बराबर आएगा। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। ओके, हर केस में लैम्डा चेंज हो रहा है? यस सर, केस में चेंज हो रहा है। L सेम है। ठीक है, इस केस में हम लिखेंगे L इक्वल टू λ/2, यहाँ पे लिखेंगे L इक्वल टू 2λ/2, या फिर आपका लैम्डा इक्वल टू L आ जाएगा। इस केस में आप लिखोगे L इक्वल टू 3λ/2, या फिर आपका लैम्डा इक्वल टू 2L/3 आ जाएगा। ऐसा केस बनेगा, है ना? फिर ऐसे सो ऑन चलता रहेंगे केस सारे। अच्छा, जो वेव की वेलोसिटी होगी सब केस में सेम होगी या डिफरेंट होगी? तो डिफरेंट होनी चाहिए। क्यों? वेव वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ पे। लैम्डा। कल पढ़ा था हमने क्वेश्चन, ये फॉर्मूला T/μ। हाँ कैसे पढ़ा था ना, तो T/μ टेंशन पे डिपेंड करती है और म्यू पे डिपेंड करती है। तो ये जो है इसकी प्रॉपर्टी है, स्ट्रिंग में जो आपने टेंशन लगा रखी है शुरू में, और जो उसका म्यू है, मास पर यूनिट लेंथ है, इस पे डिपेंड करता है ये सब कुछ। तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता आप कितने लूप में से वाइब्रेट कर रहे हो, कितनी आप उसको वेवलेंथ दे रहे हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो हर केस में हमारा v क्या होगा? सेम होगा, v विल बी सेम। ठीक है सर, ये म्यू क्या होता था? मास पर यूनिट लेंथ। अब इसके क्वेश्चन भी करेंगे ना, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं कराया आपको। सर वेव वेलोसिटी एफ लैम्डा स्ट्रिंग के लिए यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अभी आएगा वो भी, कर रहे हैं वही। तो ये इतना क्लियर हो गया? सर सबकी वेलोसिटी सेम होगी डिफरेंट, क्या बताया आपने अभी? सबकी वेलोसिटी सेम होगी, v इज सेम इन ऑल द केसेस। सर वेवलेंथ तो अलग है। वेवलेंथ अलग है तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आएगी, यानी हाँ फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट। इसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो होती है v/λ, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी v/2L। इस केस में इसको बोलेंगे f1, ये होगी f2। f2 हमारी हो जाएगी v/λ डैश बोल सकते हो आप, चाहे तो λ2 बोल लो या जो भी बोलना चाहते हो। तो ये आ जाएगी इस केस में v/L।
इस केस में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इसका थर्ड केस ही किया हमने, फोर्थ तो किया ही नहीं। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी v/12/3, तो 3v/L आ जाएगी। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी ये आई, इस केस में ये आई और इस केस में ये आई। इन जनरल क्या लिख सकता हूं मैं फ्रीक्वेंसी को? इन जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? NV/12 लिख सकता हूं। यहाँ पे v/12 आया, फिर यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको ये भी लिख सकता हूँ ना, 2v/12, और ये 3v/12 आया, तो इन जनरल लिख सकता हूँ NV/12। यस सर। जनरल फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी? अभी बताता हूँ किसकी। देखो, ये जो आपका वाइब्रेशन का मोड है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट हार्मोनिक। इस मोड को बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, जब ऐसे वाइब्रेट करता है। और इसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। बस खत्म हो रहा टॉपिक। ऐसे 3 डायग्राम बनाए हुए हैं, कुछ भी समझ नहीं आया। 3 डायग्राम क्यों बनाए हैं? सर ये किस चीज के, इनके फॉर्मूला कैसे है, एल वी लैम्डा, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, पहले को कंप्लीट कर दो। ऑफ nth हार्मोनिक, भाई ये वो है, क्या नाम बोलते हैं, मैंने कहा कि स्ट्रिंग जो आपका वाइब्रेट करेगा तो यहाँ पे नोड बने ना आपके, यहाँ से शुरू किया था ना हमने। हाँ यस सर। तो यहाँ पे नोड बनेगा तो कम से कम एक लूप तो होना चाहिए, आधा लूप तो हो नहीं सकता। यस सर। और अगला केस क्या हो सकता है? पॉसिबल ये हो सकता है कि ऐसे ऐसे वाइब्रेट करे स्ट्रिंग, यहाँ पे नोड बनने, क्योंकि आपके एक्सट्रीम पे तो 2 लूप हो सकते हैं। सर तो नंबर ऑफ नोड्स पे डिपेंड कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, उसके हिसाब से। ये बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि आपके जो एक्सट्रीम कंडीशन है वो यहाँ पे क्या है। वहाँ पे जो है आपका नोड बनना ही बनना है, तो बीच में तो कुछ भी बन सकता है, नोड या एंटी नोड, लेकिन यहाँ पे नोड बनने ही बनने है, तो आपके यही केस पॉसिबल है ना भाई। ऐसा हो सकता है कि इसके बाद ये डेढ़ वाल फर्स्ट हार्मोनिक के बाद और सेकंड हार्मोनिक के बीच में क्या डेढ़ हार्मोनिक पॉसिबल है? 1/1 और हाफ लूप बने, नो सर। ऐसा बन सकता है कि ऐसा? नो सर। ऐसा हो सकता है केस? नहीं हो सकता ना ऐसा, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगला जो केस बनेगा वो ये वाला बनेगा, और जो अगला केस बनेगा वो ये बनेगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो इसलिए ऐसा ग्राफ बना है। अब इसमें जब आप रिलेशन निकाल लो तो आपने देखा भाई ये लेंथ है पूरी, और ये लेंथ जो λ/2 के बराबर है, यहाँ से तक λ/2 होता है आपका, ये देखा है आपने। यहाँ पे L λ/2 कैसे आया? भाई ये L λ/2 कैसे आया? L equals to λ/2। NV/2L लिखा है, NV/2L। ये देखो, ये क्या पहले में क्या आया था? V/2L आया था, फिर क्या आया? 2V/2L आया, फिर 3V/2L आया, ऐसी 4V/2L आएगा। तो इन जनरल वी कैन राइट NV/2L। क्लियर? सर मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे ऊपर आपने L को λ/2 कैसे लिखा? ये तो बता रहा हूँ मैं आपको भाई, जब ये जो 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, इनके बीच की दूरी कितनी होती है? यहाँ से यहाँ तक लैम्डा होता है ना आपका। हाँ सर। तो यहाँ से यहाँ तक λ/2 तो होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो इसका नाम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। और सेकंड हार्मोनिक का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन इसको बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन हमारी एक आगे से शुरू होती है। तो फर्स्ट हार्मोनिक को कुछ नहीं बोलते, सेकंड हार्मोनिक को बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, और थर्ड हार्मोनिक को बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। इतना क्लियर हुआ सबको? और सर इसके नीचे फोर्थ हार्मोनिक वगैरह जो आते जाएंगे उनको थर्ड ओवरटोन और थर्ड ओवरटोन फिफ्थ ऐसे चलता रहेगा आपको। ठीक है सर, ये हार्मोनिक और ओवरटोन क्या है? इनका नाम है, जैसे आप वाइब्रेशन मैंने बोला ना कि भाई इस मोड, या तो बिल्डिंग आपकी इस मोड में वाइब्रेट करेगी, या कोई स्ट्रिंग इस मोड में वाइब्रेट करेगा, या इस मोड में वाइब्रेट करेगा, या इस मोड में करेगा नेचुरल। तो इसके जो मोड है वाइब्रेशन है, उनको हार्मोनिक बोलते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, मोड ऑफ वाइब्रेशन को बोलते हैं। सर जो ये थर्ड वाला है ना, इसके अंदर λ/2 कैसे होगा, वो समझ में नहीं आया सर। 3 λ/2 कैसे हुआ? वो सर ये इसकी वेवलेंथ λ/2 कैसे हो गई? लैम्डा डैश होगी, मतलब मैं लैम्डा नहीं बोल रहा कि लैम्डा होगी, ये लैम्डा डैश मान लो आप, ये डबल डैश हो जाएगी फिर। मतलब हमने ये एक नोड के लिए है ना अभी भी λ/2। हाँ, हमने एक नोड को भी λ/2 ही माना है, तो हो गई एक लूप तो λ/2 ही होगा ना। हाँ यस सर, ठीक है। हाँ जी, कोई और डाउट पूछ रहा था कुछ? सर यहाँ पर जो लेंथ है वो 2L
कैसे मतलब लैम्डा की वैल्यू 2l कैसे है? अरे L इक्वल टू लैम्डा बाई 2 आया तो 2 को यहाँ ले गया मैं बस। अच्छा ओके। तो क्लियर होगा सबको, फ्रीक्वेंसी निकाल ली सबने, जनरल nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई सबको कैसे आती है, NV/2L। सर हाँ जी, सर जितने हार्मोनिक होंगे उतने लोग होंगे ना? हाँ बोल सकते हैं, जितने हमारे हार्मोनिक आ रहे हैं उतने ही यहाँ पे लूप आ रहे हैं, nth हार ठीक है, उतने लूप आ रहे हैं। दूसरी बात, जो nth हार्मोनिक होगा वो n-1 ओवरटोन होगा। बोल सकते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू v बाय लैम्डा में v क्या है? v वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेलोसिटी ऑफ वेव। मतलब सर तो फिर दूसरे वाले में 2v क्यों लिया हमने, वेलोसिटी डबल हो गई क्या सेकंड हार्मोनिक? डबल कहाँ लिया मैंने, v/L तो लिया है यहाँ पे तो ये लिया है v/λ डैश। तो मतलब v को 2v ले लेना, मतलब इक्वल्स टू 2v मैंने बाय 2। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है, सर क्यों, बात तो एक ही है। मैं कंपेयर कर रहा था ना, या v/2L आएगा, 2v/2L आएगा, 3v/2L आएगा, ये समझाने के लिए, ओके सर। इसलिए मैंने मल्टीप्लाई। सर ओवरटोन किसे बोला है? जो आपका हार्मोनिक है ना उसी का दूसरा नाम ओवरटोन है, लेकिन ये एक कम होता है। अगर सेकंड हार्मोनिक है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक को बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। इसका नाम है, वो ओवरटोन भी बोलते हैं इसको, हार्मोनिक भी बोलते हैं। अभी क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हो गया सर। चलो फिर यहाँ पे रोके क्लास को, किसी को डाउट है तो पूछ लो, बाकी क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं फिर। सर इससे प्रीवियस स्लाइड दिखा देना प्लीज। एक मिनट, तो ये इन जनरल जो है, ये इक्वेशन इन जनरल है। सर मेरे को ये पूछना था कि थर्ड वाले हार्मोनिक में अंदर हमने f3 की वैल्यू मतलब 3v/2l कैसे आई थी? यहाँ से ही आपने 3λ/2 लिया इस बार, 3 लूप बने ना इसमें, सर 3 लूप बने तो 3λ/2 लोगे लेंथ, यस सर। तो वहां से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बस तो ये आ गया आपका, यहाँ से लैम्डा ये आया। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, v/λ होती है, तो v/λ पुट कर नीचे 3v/2l आ जाएगी। पर सर जो आपने मल्टीप्लाई किया वो करना इम्पोर्टेंट है या फिर रहने दे? किससे मल्टीप्लाई करना? 2 से मल्टीप्लाई किया ना आपने सेकंड यहाँ पे? हाँ नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वो तो आपको समझाने के लिए किया था मैंने। सर, तो आपने वो सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी किया है क्या? हाँ डिवाइड भी तो किया है, तभी तो 12 लिखा है। सर वो तो करना ही पड़ेगा, मैथ्स का रूल तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बीच में जितने नोड बन रहे हैं वो ओवरटोन है ऐसा लग रहा है। अच्छा बोल सकते हो, ऐसे कहीं लिखा नहीं हुआ, मतलब कि काम से ओवरटोन नहीं, ओवरटोन नहीं बोल सकते, ऐसे बीच में जो नोड करना आसान लग रहा है। हाँ रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे एक नोड बन रहा है तो ये एक फर्स्ट ओवरटोन है, यहाँ पे 2 नोड बनने दो बन रहा है तो उसमें 2 ओवरटोन है। हाँ बोल सकते हो, लेकिन अभी आप आगे और भी देखोगे ना, कई सारे केस बनेंगे। अभी तो ये स्ट्रिंग का केस किया है हमने, अभी आप साउंड में भी सर। देखोगे। इसमें 2 ओवरटोन का है सर, 3 है ना, मतलब 3 नोड है ना सर। वो कह रहे हैं बीच में जो बीच वाले से किनारे वाले मतलब कह रहे हैं, बीच वाले लोग। यस सर। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, इसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी ये साउंड में भी बनेंगे आपके हार्मोनिक, तो उसमें देखेंगे साउंड में कैसे हार्मोनिक बनते हैं, साउंड में कुछ अलग टाइप के हार्मोनिक भी बनते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इतना आई थिंक आज सबको स्टैंडिंग वेव समझ में आ गया था और ये समझ में आ गया, तो एक बार देख लेना। कल 2 क्लास है मेरे ख्याल से आपकी, अभी मेरे पर टाइम टेबल तो नहीं आया। कल 2 क्लासेस नहीं मेरे पर टाइम टेबल आया नहीं है, ऐसे बात चल रही थी कहीं की 2 क्लास डाल देते हैं, तो आई डोंट नो डाली या नहीं डाली। केमिस्ट्री वाले सर ने तो बोला था शायद कल भी होगी क्लास। हो सकता है फिर आपके 3 हो टोटल। सर एक साथ 2 क्लास ज्यादा हो जाता है सर, वैसे भी चैप्टर मुश्किल है वेव। लेकिन कोर्स भी तो खत्म करना है भाई। कोई बात नहीं सर, ले लेना आप। कर लो, कुछ टाइम की तो बात है, 1 हफ्ते कर लो मेहनत, थोड़ा सा हो जाएगा खत्म, आराम हो जाएगा आपको भी। सर मेरा तो मैथ पेपर है ना अभी 3 दिन बाद। अच्छा पेपर है, चलो कोई नहीं, कल कर लेना, बाकी तो फिर एक क्लास ही होती है। तो फिजिक्स का पेपर तो बहुत ही खराब गया था सर। खराब गया है सर, उसमें क्वेश्चन थोड़े मुश्किल थे, मतलब वो अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन थे, वो होता है ना थर्मल एक्सपेंशन वाले, वो दे दिया गामा और बीटा, और पता की टेंशन निकालो सर, पता नहीं कैसे निकालना था। सर इस चैप्टर के बाद वो रोटेशनल वाला करवा दीजिएगा, वो बहुत ही मतलब वो काफी मुश्किल है सर। कर लेंगे पहले रोटेशन वाला। अच्छा बोर्ड के हिसाब से, जो आपके स्कूल के हिसाब से बता रहे हो? अच्छा स्कूल के हिसाब से पढ़ा देना। ठीक, बता दूंगा आपको।
आप जो है वो कर लेना, क्या नाम बोलते हैं, इससे पहले तो भी वो करना है, एसएचएम भी तो करना है अभी, मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर Yes, प्रीवियस sir, ट्राई हाँ। कर दीजिए। पीछे वाली स्लाइड। यस सर। ओके ठीक है, बाकी लोग चाहे तो वो कर सकते हैं अपनी क्लास। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट सर। गुड नाइट। हो गया। डन। चलिए ब्रेक कर रहा हूं मैं।